बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सिटी एट 10 में मैं हूँ आपकी मेज़बान अना यूसुफ। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियाँ पैदा करे और हमें आसानियाँ बांटने की तौफीक अता फरमाए। आज के शो का आगाज़ कर लेते हैं और आज आपकी मुलाकात करवाएंगे अपने मेहमानों से भी, शहर की कुछ खबरें भी डिस्कस करेंगे। और आज जो सबसे बड़ा मसला हम डिस्कस करने वाले हैं, चूँकि मेरी तरह आप लोग भी जब कहीं जाते होंगे तो ट्रैफिक मसाइल का सामना रहता होगा, चूँकि शहर में मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स चल रही हैं जिसकी वजह से ट्रैफिक कंट्रोल अब एक बड़ा चैलेंज बन चुका है। अदरवाइज भी शहर के ट्रैफिक को पीक आवर्स में कंट्रोल करना एक बहुत बड़ा चैलेंज था। अब स्कूल कॉलेजेस भी खुल गए हैं और जैसे ही दफातर बंद होते हैं शाम के औकात में ट्रैफिक जो है वो उसकी सूरत हाल आप लोगों के सामने होती है। खैर, ट्रैफिक कंट्रोल एक बड़ा चैलेंज है। सीटीओ साहब जिन्होंने नया ओहदा संभाला है वो इस चैलेंज को लेकर कैसे चल रहे हैं और फिर जहां शहर में तरक्याती काम जारी हैं उनका अल्टरनेट प्लान क्या है, क्योंकि शहरियों को अल्टरनेट रास्ते के बारे में इतना इन्फॉर्म नहीं किया जा रहा। तो घंटों ट्रैफिक में जब शहरी वहाँ पर फंसे रहते हैं तो ऑब्वियसली प्रॉब्लम बढ़ जाती है आपकी। खैर, हम कुछ ट्रैफिक मसाइल भी शहर के डिस्कस करेंगे, इनका हल कुछ निकाला जा रहा है या नहीं ये भी आपके साथ शेयर करने की कोशिश करेंगे। आगाज़ कर लेते हैं आज की टॉप स्टोरी से। पहली खबर क्या है जी, चीनी और आटे का बहरान तैयार, आटे के बाद खुरनी तेल भी महंगा हो गया। जोहर टाउन धमाका केस में पेशरफ, एयरपोर्ट से मुश्तबा शख्स गिरफ्तार। ऑरेंज ट्रेन स्टेशन ठेके पर देने की तैयार है। और इसके बाद खबर है, लाल शहबाज कलंदर अंडरपास पर लगा साइन बोर्ड जमीन बोझ हो गया। जी तो नाज़रीन, टॉप स्टोरीज आप जान चुके हैं। आज की खबरों को डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। स्टूडियो में हमारे साथ हमारे सीनियर रिपोर्टर इरफान मलिक मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम इरफान। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है आपके? ठीक ठाक। इरफान, हम इससे पहले कि हम पहली खबर की तरफ बढ़ें, चूँकि इरफान साथ हैं और ये तमाम वाक़े को कवर भी करते रहे हैं, जोहर टाउन धमाके के हवाले से कल एक बड़ी पेशरफ भी हुई है, तो आगाज़ इसी खबर से हम कर लेते हैं। एयरपोर्ट से मुश्तबा शख्स गिरफ्तार हुआ है। बारूद वाली गाड़ी तलाशी के बावजूद निकल जाने का इंकशाफ हुआ है। ये बहुत बड़ी बात है, कैसे ये सब मुमकिन हो गया? अना देखिए, जब ये ब्लास्ट हुआ तो उसके कुछ देर के बाद आईजी पंजाब वहाँ पे आए और उनकी जानिब से ये बरमला कहा गया कि ये दहशतगर्दी का वाक़या है और इस वाक़े में अगर पुलिस की पिकट मौजूद ना होती तो उससे ये आगे कहीं जाकर कई बड़ा नुकसान कर सकते थे। अब आईजी पंजाब का बयान अपनी तरफ जो रखे, एक साइड पे रखें, अगर दूसरी जानिब देखें कि लाहौर के अंदर ये गाड़ी एंटर हुई, उसमें बारूद था या नहीं ये अभी डिसाइड नहीं हो पाया कि उसमें बारूद उस वक्त मौजूद था या लाहौर के अंदर इस बारूद को जो प्लांट किया गया है। इस हवाले से तहकीकात जारी हैं, लेकिन बात यह है कि एक मशकूक गाड़ी शहर के अंदर आ रही है, अगर उसके अंदर बारूद है तो वहाँ पे जो शहर के तमाम जो एंट्री एग्जिट पॉइंट है वहाँ पे भारी नफरी तैनात होती है। तो उनको देखकर भी वो लोग अगर एंटर हो गए हैं तो आईजी का वो बयान के अगर पुलिस की पिकट ना होती तो वो ज़्यादा नुकसान कर सकते थे, तो उसमें बिल्कुल भी वो जो है वो कोई सच्चाई हमें नज़र नहीं आती, बल्कि ये एक अजीब सा बयान नज़र आता है कि जो लोग यहाँ तक पहुँच गए, यहाँ तक वो उन्होंने अपना टारगेट अचीव कर लिया, उन्होंने ब्लास्ट कर दिया, तो इसके बाद ये कहना कि प्रेजेंस ना होती तो इससे ज़्यादा नुकसान बढ़ सकता था। मेरे ख्याल में इस बयान का कोई जवाज़ नहीं बनता। इतने नाकों से गुजरकर शहर में आप कहते हैं कि हमने इतने नाके लगाए हैं, तमाम एंट्री एग्जिट पॉइंट पे हमने कानून नाफिज करने वाले इदारों को भी वहाँ पे तैनात किया है, वहाँ पे हमने पुलिस को भी तैनात किया है, सेफ सिटी अथॉरिटी के कैमरास भी लगाए गए हैं, लेकिन उसके बावजूद ये गाड़ी अगर वहाँ से निकल जाती है और इस पर सवालिया निशान ये है कि अगर उस गाड़ी में बारूद प्लांट था जो लाहौर में दाखिल हुई, जिसको रोका भी गया, उससे कागज़ चेक किए गए, उससे आईडी कार्ड अगर चेक किया गया है तो उसके बाद उसको जाने क्यों दिया गया, उसमें उसको अगर वेरीफाई किया गया है तो उसमें अब तक वो मुल्जिम पकड़ा क्यों नहीं गया। अब देखिए, पुलिस के पास जो चेकिंग के लिए अगर बात की जाए तो मैनुअल चेकिंग के अलावा पुलिस के पास और कोई चेकिंग का इंतज़ाम ही मौजूद नहीं है। क्यों नहीं है इरफान? यही चीज़ है। देखिए, ऐसा मुल्क जो इतने साल टेररिज्म से लड़ता रहा,
इतने साल उसने अपने इतने जवान जो हैं वो शहीद दावे करवाए, हमने इतने बड़े बड़े जिद्दत के किए हमने हैं। दावे किए, हमने ये कहा कि हम इस सिस्टम को बेहतर करेंगे, ये भी हमने मुझे बहुत तो आप दावे यकीन किए। माने ये तमाम सूरत हाल देखने के बाद ऐसे लगता है कि शहर के एंट्री और एग्जिट पॉइंट जो हैं यहाँ पर तो सिक्योरिटी नाम की कोई चीज ही नहीं है। बिल्कुल बात आपकी ठीक है, क्योंकि आप ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है कि आप जितनी गाड़ियां आ रही हैं उसको फर्दन जो है वो चेक कर सके। तो फिर इसके आप लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल यही तो कर बात सकते यही हैं बात ना। ना यही बात कि इतने सालों से हम जो टेररिज्म के साथ लड़ता हुआ मुल्क है उसके पास ये इंतजामात नहीं हैं कि हम कोई ऐसा पिकेट के ऊपर जो इंतज़ाम कर सकें कि जिससे बारूद को आइडेंटिफाई किया जा सके। Exactly. इसकी वजह से तो अगर आप देखें कि अगर ऐसी सूरत हाल है कि हमारे पास बारूद को चेक करने के लिए कोई डिटेक्टर मौजूद नहीं है, तो हमारे जिसको हम इंस्टॉलेशन कहते हैं कि हमारी ऐसी इंस्टॉलेशन जो इंतहाई हसास है, स्कैनर आपके दाखिली खारजी रास्तों पर नहीं लगा हुआ कि जिससे आप ये बिल्कुल नहीं लगा। 2010 के अंदर इस्लामाबाद के अंदर जो है वो सेफ सिटी का क़याम किया गया, तो उसमें 24 ऐसे स्कैनर मंगवाने की तैयारी की गई थी जो बारूद को आइडेंटिफाई कर सकते थे। उसके लिए 4 जो स्कैनर मंगवाए गए, लेकिन उसके बाद जो है वो स्कैनर जो नहीं आ सके, बाकी 20 जो स्कैनर थे वो नहीं आए, और जो 4 स्कैनर वहाँ पे आए गए उससे भी कोई इस्तेफादा नहीं लिया गया, और वो हुआ ये कि वो वक्त के साथ साथ वो गलते गए और सड़ते गए। और आज इस्लामाबाद जैसे जो मेन शहर है हमारा, जहाँ पे हमारे तमाम जो हेड ऑफिस हैं वो मौजूद हैं, उसके बावजूद हम उस शहर को सिक्योर नहीं कर सकते। तो लाहौर जैसे शहर की बात तो ये बहुत दूर है। लाहौर में अभी तक कोई पुलिस के पास या कानून नाफिज करने वाले इदारों के पास ऐसा मैकेनिज्म मौजूद नहीं है कि गाड़ी के अंदर आपके पास बारूद आ रहा है तो उसको आप किसी स्कैनर के साथ चेक कर सकें या उसकी आइडेंटिफिकेशन हो सके। ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है जिसके ऊपर हमें ज़रूर इसके ऊपर इक़दाम करने की ज़रूरत है, क्योंकि आप देखें इतने सालों से हम टेररिज्म के ख़िलाफ़ लड़ रहे हैं, हुकूमत भी हमारी कहती है और इसके ऊपर बड़े दावे किए जाते हैं कि हम टेररिज्म के साथ लड़ रहे हैं, हम इसको कंट्रोल करने के लिए इक़दाम कर रहे हैं, लेकिन इक़दाम की सूरत हाल ये देखें कि अगर एक गाड़ी उसके अंदर बारूद था तो उसको रोका गया, चेक किया गया, तो उसके बाद वो चला गया। अच्छा, सवाल सिर्फ दाखिली खारजी रास्तों तक का नहीं है, आपके शहर में भी जब वो गाड़ी दाखिल हो जाती है तो मुख्तलिफ आपके चेकिंग पॉइंट्स बनाए गए हैं, वहाँ से कुछ नहीं पता चल सका। आप दावे ये करते हैं कि आपका शहर सेफ सिटी है, जगह जगह कैमरे लगे हैं, उनका भी किरदार कुछ नहीं है। तो मुझे सिर्फ ये बता दें कि आपकी पुलिस जो जगह जगह नाकों पर खड़ी है, आपने कैमराज लगाए हैं, इसके बावजूद दिन दिहाड़े गाड़ी का एक शहर में ऐसे गश्त करना, अपने पॉइंट पर पहुंच जाना, फिर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है ये जो गाड़ियां ट्रांसफर होना है, इस पे भी आप कोई पॉलिसी वाज़ेह नहीं कर सके। तो फिर हम किस तरह से इस तरह के अनासर तक पहुंचेंगे? हमने तो खुद ही खुली छुट्टी दे रखी है ना। बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि हमारे पास कोई एक पॉइंट ऐसा हो जहां से पकड़ की जा सकती है। बिल्कुल हमारे पास ऐसा मैकेनिज्म नहीं है। अब ये गाड़ी के बारे में आप देख लें कि ये गाड़ी जो थी 2010 मॉडल थी, ये 2 साल पहले गुजरांवाला में एक शख्स के पास थी, लास्ट टाइम जिसके पास थी, उसके बाद ये गाड़ी ओपन लेटर के ऊपर चलती रही। ओपन लेटर के ऊपर ये गुजरांवाला में एक शहरी था, उसके पास जब ये पहुंची लास्ट गाड़ी उसके पास थी, डेविड के पास, जिसको कल इलामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया। उसके घर पे ऊपर छापा मारा गया तो वो पता चला वहाँ से वो मिसिंग है, वो अपने घर को ताले लगा के फरार हो चुका है। उसको ट्रैक करते करते जो कानून नाफिज करने वाले इदारे इलामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे पहुंचे और उसको वहाँ से कराची जाते हुए उसको ऑफलोड किया गया जहाज़ से, और ऑफलोड करने के बाद उसको हिरासत में लिया गया। अब उस इंटेरोगेशन जारी है और इस हवाले से जो अपडेट्स हैं उसके मुताबिक कराची में जो उसका नेटवर्क था उसको भी काफ़ी जो है कानून नाफिज करने वाले इदारों ने ब्रेक कर लिया। ये सारी चीज़ें तो बहुत अच्छी हैं कि आपने बहुत अच्छी एफर्ट की, फौरी तौर पे मुल्ज़मान तक पहुँचे, उनको आपने गिरफ़्तार कर लिया, लेकिन अभी तक हमें हुकूमत की जानिब से कोई ऐसी सीरियस एफर्ट नज़र नहीं आई जिससे हम ये कह सकें कि आइंदा ऐसे वाक़यात से बचा सकेंगे। अब हम इरफान ये भी नहीं कह सकते कि ये अपनी नौयत का पहला वाक़या हुआ है तो इस वजह से पहले कोई एक्सपीरियंस नहीं था। ऐसे बहुत सारे वाक़यात हो चुके हैं, ऑल्दो हम भूल चुके थे दहशतगर्दी के वाक़यात को, क्योंकि एक बहुत बड़ा गैप आ चुका था। तो हम लोग तो खुश थे कि जी हमारा शहर महफूज हो गया है, अल्लाह ताला का शुक्र है कि कोई इस तरह का वाक़या नहीं हुआ। अब सवाल ये पैदा होता है, ये वाकया हो गया, इससे आपने क्या सीखा है? अब आपने क्या प्लान किया है? कम से कम अब कोई तैयारी की गई है कि आपके दाखिली खारजी रास्ते, आपने गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन को लेकर, आपने अपने शहर के कैमरास को लेकर कुछ अपना प्लान चेंज करना है? देखिए ना, ये ब्लास्ट जो है वो लाहौर शहर के अंदर नया नहीं हुआ। ऐसे जो है 25 ब्लास्ट ऑलरेडी हो चुके हैं, जिसमें सुसाइडल भी हुए, प्लांटेड भी हुए, दीगर जो ब्लास्ट है वो जो शहर के अंदर हो चुके हैं। उन तमाम ब्लास्ट के बाद हुकूमत की तरफ से भी ये दावे किए जाते हैं, लॉ इन्फोर्समेंट की तरफ से भी ये दावे किए जाते हैं कि हम
इन चीज़ों के ऊपर बहुत वर्किंग कर रहे हैं, हम अपने सिस्टम को बेहतर करेंगे, हम ये दहशतगर्दी का नेटवर्क तोड़ेंगे, ये तमाम दावे किए जाते हैं। लेकिन होता क्या है, उसके बाद या तो आपको फंड्स की कमी दरकार होती है या उसमें आप ये सारी चीज़ें जो है वो पसे पुश डालते हैं, चलें हमने इसका नेटवर्क ब्रेक कर दिया, अब शायद अगला कोई ऐसा जो है वो खौफनाक इंसिडेंट जो है वो नहीं होगा, ऐसा अफसोसनाक इंसिडेंट नहीं होगा। इसकी वजह से वो सारी चीज़ें जो प्रायोरिटी में नहीं रखी जाती उनको पसे पुश डाल दिया जाता है, जिसकी वजह से हम ये वाक़या आज देख लिया, खुदा ना खास्ता अगर दोबारा कभी हुआ तो फिर यही हम दावे सुनेंगे, उसमें यही कहा जाएगा हम दहशतगर्दी का नेटवर्क ब्रेक कर देंगे, हम अपने सिस्टम को बेहतर करेंगे। देखिए लाहौर शहर के अंदर इतना बड़ा शहर होने के बावजूद आपकी अभी तक पॉपुलेशन जो है वही डॉक्यूमेंटेड नहीं है कि आपको पता नहीं है कि किस इलाके के अंदर कितने घर हैं, उसमें कितने किराएदार हैं, उसमें कितने लोग जो हैं वो लोग किस शहर से आके यहाँ पे रह रहे हैं। माजी में इसके लिए बाकायदा एक ऑपरेशन भी शुरू किया गया था, किराएदारी के तहत लोगों के घरों में जाकर उनका डेटा ना, वो सारी चीजें वो पहले वाली जो मौजूद हैं। लेकिन मसला ये है कि आप सिर्फ है एक पुलिस स्टेशन की अगर हम बात करें तो पुलिस स्टेशन लाहौर के 84 पुलिस स्टेशन हैं, तो उनके अंदर आपको सिर्फ 9000 पुलिस एहलकार तैनात नजर आते हैं, जिसमें से 6000 आपके पास ऑपरेशन विंग के हैं, 3000 आपके इन्वेस्टिगेशन विंग की है। सारी जिम्मेदारी आपने उसके ऊपर डाल देनी है कि ये पुलिस स्टेशन करे। भाई बाकी इदारे क्या कर रहे हैं? आपने सेंसस का डाटा जो है वो अगर कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ शेयर किया जाए कि पता हो कि इस घर के अंदर इतने लोग जो हैं वो रिहाइश पजीर हैं, इतने लोग यहाँ पे जो हैं वो किराएदार हैं, ये सारी चीज़ें जब तक आप सेंट्रलाइज नहीं किए जाएंगे तब तक ऐसी जो अफसोसनाक खबरें आप पढ़ती रहेंगी, हम लोगों को बताते रहेंगे और ये चीज़ें जो हैं इसको कंट्रोल करने के लिए कोई इकदाम नहीं होंगे। लेकिन जब तक हम इन चीज़ों को सेंट्रलाइज नहीं करेंगे कि हमारा जो डाटा बैंक है वो एक जगह पे मौजूद हो, हमारा डाटा जो नादरा लिंक हो, हमारा सेंसस का डाटा लिंक हो, हमारा पुलिस का डाटा लिंक हो, जब तक ये सारी चीज़ें नहीं होंगी तब तक आप इसको बेहतरी की तरफ नहीं जाएंगे। और इतनी जदीद टेक्नोलॉजी के बाद भी अगर आप ये नहीं कर पा रहे हैं तो फिर तो बहुत बड़ा सवालिया निशान है। खैर, इस तमाम तरफ अफसोसनाक वाक़े में मैंने कल भी कहा था कि जो जिंदगियां गई हैं उनका कोई नेमुल बदल नहीं है, जो अफराद शहीद हुए हैं उनके अहले खाना के साथ इजहार अफसोस भी है, ताज़ियत भी, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे। सीखने का वक्त है कि इन चीज़ों से सीखना है, इस तरह के वाक़यात को रोकना है। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो कुछ जिक्र करने वाले हैं हम महंगाई का। आटा चीनी की बाज़कश जो कि आप गुज़श्ता एक साल से भी ज्यादा हो गए सुन रहे हैं, अब उसके बाद महंगाई की नई लहर जो है वो हम देख रहे हैं। बजट आने के बाद जिस तरह से दावा किया गया था कि तमाम चीजें सस्ती हो जाएंगी, बुनियादी अशिया महंगी हो रही हैं। इस पर बात करते हैं ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। अब ये खबर आपके साथ शेयर करते हुए भी कुछ अजीब सा फील होता है क्योंकि ये कोई नई चीज़ नहीं है। चीनी और आटे का बहरान, कब से ये सुन रहे हैं, लोग इसके आदी हो चुके हैं, महंगी चीनी और आटा खरीद रहे हैं। अब इसके बाद कौन से बहरान की कसर रह जाती है इरफान? ना, इसके बाद आपके पास बहरान जो है वो घी का बहरान है, खुर्दनी तेल का बहरान और आटे का बहरान इस सूरत में है कि आसिम रजा साहब ने खास तौर पर वाज़ेह ये कह दिया कि अब वो अपनी मिलें बंद करने वाले। बिल्कुल, और आज और कल जो है ये यानी कि आज का दिन जो है इसके दौरान उनकी आज मिलें जो है उसके ग्राइंडिंग नहीं हो रही, और ये अलामती जो टोकन उसे कह सकते हैं कि टोकन हड़ताल पे वो गए हुए हैं और आज वो ग्राइंडिंग नहीं कर रहे। और उसकी वजूहात देखें कि आम आदमी के साथ जब भी उसको अगर वो स्टोर से जाकर लेकर आएगा खुर्दनी तेल उसे महंगा मिलेगा, उसे बनास्पति घी जो है वो महंगा मिलेगा, तो उसके बाद वो जाके यही कहेगा कि उसे उस महंगाई बहुत ज़्यादा है। ये दुकानदार जब हुकूमत के नरखनामे देखेगा तो कहेगा दुकानदार बहुत जो हैं वो चोर हैं, ये डाके डाल रहे हैं, ये हमें लूट रहे हैं, हुकूमत इसके ऊपर नहीं कर रही। दुकानदार से बात करेंगे आप तो वो कहेगा जो होलसेल डीलर है वो हमें बहुत चीज़ें महंगी दे रहा है। होलसेल डीलर से बात करेंगे वो जाके आपसे बताएगा कि फैक्ट्री से हमें इतनी चीज़ें महंगी आ रही हैं। यहाँ पे ये मसला है कि फैक्ट्री ओनर अब फट पड़े हैं। फैक्ट्री ओनर्स की जानिब से जो बनास्पति मैन्युफैक्चरिंग जो एसोसिएशन है उसकी जानिब से वज़ीर आज़म पाकिस्तान को ख़त लिखा कि फ़िनांस बिल के अंदर आपने जो नए टैक्स आयद किए उसकी वजह से जो बनास्पति घी हैं उसमें 13 से 18 रुपये का इजाफा करना पड़ेगा हमें, क्योंकि जितने टैक्स हम देंगे वो टैक्स हम कहाँ से पूरे करेंगे। इसके लिए अब FBR जो है उसके ऊपर जो इकदाम करे, ये ख़त लिखा गया वज़ीर आज़म पाकिस्तान को। इस ख़त के बाद
क्या इसके ऊपर असरात होंगे वो तो हमें पता नहीं कि हुकूमत इस अपने फिनांस बिल के अंदर तरमीम करेगी या नहीं करेगी, उनको टैक्स छूट देगी या नहीं देगी। लेकिन एट द एंड जो है वो आम आदमी इससे सफ़र करेगा, जिसको अपने जो बजट में जो घी अगर वो लेकर आ रहा है 13 रुपये उसको महंगा पड़ेगा, 18 रुपये उसको महंगा पड़ेगा। घी और ऑयल का जिक्र कर रहे हैं, इनको दर्जों में डिवाइड किया गया है कि दर्जा दोम का घी। अब ये वो चीजें हैं जिनके इस्तेमाल के हवाले से हमें वाज़ेह तौर पर फूड अथॉरिटी ने कहा कि आपने दर्जा दोम का या दर्जा सोम का घी इस्तेमाल नहीं करना। ऐसे ही है। अब उनकी कीमतों में भी अगर इजाफा हो जाएगा तो आला क्वालिटी का घी कौन इस्तेमाल कर सकता है? यही इशू है। हमें ये तो बता दिया जाता है कि आपने दर्जा अव्वल का दर्जा दोम का घी इस्तेमाल नहीं करना, लेकिन जो लोग इनको बना रहे हैं या तो आप उनकी प्रोडक्शन बंद करवा दें या गरीब आदमी के पास ये छोड़ दें ऑप्शन के वो जो आला क्वालिटी का घी है उसको सस्ते पैसों में खरीद सके। यही इश्यूज है कि आप बता देते हैं कि जी ये दर्जा अव्वल है, ये दर्जा दोम है, ये दर्जा सोम है, आप जो आपकी जो पहुंच में है वो खरीद ले। तो गरीब आदमी के पास, जिसके पास आपने खाने के लिए जो पैसे नहीं छोड़े, जिसको बिल देने के से आपने फुर्सत नहीं छोड़ी, जिसको फीसों से फुर्सत नहीं छोड़ी, जिसको बाकी अखराजात से फुर्सत नहीं मिल रही, तो फिर वो यही करेगा कि जो सस्ती चीज़ें होंगी वो ले आएगा। तो उसके बाद जो है इसके ऊपर हमें देखना होगा कि हुकूमत की तरफ से क्या इकदाम किए जा रहे हैं। आप देखिए जैसे हम बात कर रहे हैं कि घी और ये चीज़ें महंगी हो रही है, कुतनी तेल जो है महंगा हो रहा है, इसके लिए उनको वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को ख़त लिख दिया गया। लेकिन इससे पहले की अगर हम बात करें, जैसे हम घी की बात, चीनी की बात करते हैं, हम आटे की बात करते हैं कि उनके ऊपर टैक्स लगाए जा रहे हैं, वो एट द एंड जो है वो आम आदमी जो है उससे सफ़र करेगा, उसको महंगा पड़ेगा। मिल इंतज़ामिया ने तो अपनी मिलें अगर वो बंद कर देंगे तो उसके बाद क्या होगा कि शहर में आटा आपको नहीं मिलेगा। मेजॉरिटी आपकी 90% पॉपुलेशन ऐसी है जो डे बाय डे जो है वो अपनी ग्रॉसरी लेकर आती है और अपने घर के उनके मामले चलते हैं। हर किसी की सकत नहीं है कि वो एकदम से ज़्यादा सारी बल्क में ला के रख ले, किसी के पास सकत नहीं रहेगी। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि 90% आपकी पॉपुलेशन शहर की ऐसी है जो डे बाय डे जाके अपने ग्रॉसरी लेकर आती है तो लाकर कुछ घर में खाने के लिए बनता है। जब ऐसी सूरत हाल होगी कि आपको पता चलेगा कि आपका बजट जो है वो हर हफ्ते हर महीने जो है उसके अंदर इंक्रीज़ हो रहा है, उसके अंदर आपके पैसे बढ़ते जा रहे हैं, आपकी आमदन डिक्रीज़ हो रही है, तो उसके बाद यही सूरत हाल होगी कि लोग जो है वो सड़कों पे आएंगे, लोग बद्दुआएं देंगे और जो लोग देना शुरू हो चुके हैं। खुदारा इस कंडीशन से लोगों को निकालने की कोशिश करें कि लोग बददिल ना हो, लोग मायूस ना हो। लोगों को अब मायूसी की तरफ धकेल रहे हैं कि एक जब लोगों के अखराजात पूरे नहीं होते, जब जेब में पैसे ना होंगे तो उसके बाद वो कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसके लिए आपको दुआएं दे। आप पनाहगाहें तो बना रहे हैं, आप लोगों को मुफ्त खाना खिलाने के लिए जो किचन तो बना रहे हैं, लेकिन लोगों को इस कैपेसिटी के ऊपर ना लेके आएँ कि वो उस लाइनों में लगे, वो खुद इस पे लेके आएँ कि लोग खुद जो है वो अपने घरों में बना सके। यहाँ पे आप लोगों को भिखारी बनाने की सोच रहे हैं, लोगों को जो है पनाहगाहों की तरफ धकेलने पे सोच रहे हैं। ये नहीं सोच रहे कि हम उनको को मुस्बत रोज़गार दें, हम उनका कोई आमदनी का ज़रिया जो है उसको बेहतर करें, हम महंगाई की शरह को कंट्रोल कर लें। यहाँ पे आपको दिन ब दिन जो हालात जो हैं वो बुरे नज़र आते हैं। और आपने जब शुरू में बात की कि ये खबर जो डिस्कस करते हुए हमें कोई इसमें नई चीज़ नज़र नहीं आती ना कि हम क्या शहरियों को यही बात कर रहे हैं। आप डे बाय डे जो है वो चीज़ें बढ़ती जा रही हैं। जो जैसे मैंने बात की कि आपके पास 90% लोग ऐसे हैं जो कुछ दिन बाद या 2 दिन बाद 4 दिन बाद अपनी ग्रॉसरी घर पे लेके आएंगे तो उनका खाना बनेगा। कई लोग ऐसे हैं जो हर रोज़ जो रोज़ की कमाई आएगी उसके बाद जब वो जाकर आटा लेके आएंगे, दालें लेके आएंगे, चीनी लेके आएंगे तो घर का किचन चलेगा। ऐसे लोगों के लिए आप जब रोज़ ब रोज़ चीज़ें महंगी करते जाएंगे तो वो को खुशहाली की जानिब से जाएंगे, वो मायूसी की जानिब जाएंगे। जब मायूसी की जानिब जाएंगे तो उनके दिल से जो आहें निकलेंगी। शहर में भी देख रहे हैं ना किस तरह बेरारवी, चोरी डकैती की वारदातें बढ़ेंगी, फिर ये इन तमाम चीज़ों का इम्पैक्ट इरफान आता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और ये चीज़ें जो हैं इससे आप बिल्कुल नहीं ये कह सकते कि इन चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता। खुशहाली नहीं होगी, लोगों को 2 वक्त की रोटी नहीं मिलेगी, फिर लोगों ने उल्टे रास्ते पर ही जाने ना। बिल्कुल बिल्कुल। फिर आपके शहर में डकैतियां ही होंगी, चोरियां ही होंगी। इस शहर में मैंने कई ऐसे क्राइम के इंसिडेंट जो कवर किए, जो लोगों ने खुदकुशियाँ की, उसकी एक बड़ी वजह थी वो गुर्बत थी। सांदा का इलाका है जिसमें एक बाप ने अपनी 2 बेटियों को जो पैरालाइज थी, जो स्पेशल जो चाइल्ड जो होते हैं उनको कई अरसे से पाल रहा था, लेकिन अब उसके हालात ये हो गए कि
कि उसने उन बच्चियों को पहले कत्ल किया और उसके बाद उसने अपने आप को गोली मारकर अपनी ज़िंदगी का खात्मा कर लिया। ये सूरत हाल बनती जा रही है। लेकिन हमें क्योंकि दिखाया जो हमारी हुकूमत है उसकी आंखों पे शायद ऐसी कोई पट्टी बंधी हुई है कि उनको इन चीज़ों को, रियलिटी को वो ना फील कर रहे हैं, ना देख रहे हैं, ना सुन रहे हैं, जिसकी वजह से आए रोज़ अब महंगाई जो बढ़ती जा रही है, लोगों का ज़रिया आम कम होता जा रहा है। और आप अगर प्राइवेट सेक्टर में देखें तो वहाँ पे आपको जॉब नहीं नज़र आती, आपको अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो बढ़ती हुई नज़र आती है। मालकान जो हैं वो मिल मालकान या बाकी लोगों को प्रेशराइज करते हैं, लोगों को दबाते हैं कि आपने यहाँ पे नौकरी करनी है तो करें, हम इतने अरसों से आपकी सैलरीज नहीं बढ़ाएंगे। कितने अरसे आप देखें, आप सर्वे करके देख लें, कई जो मिलें आपको ऐसी नज़र आएंगी, कई फैक्ट्रियाँ आपको ऐसी नज़र आएंगी जहाँ पे सालों से उनके सैलरीज के इंक्रीमेंट नहीं लगे, बिल्कुल ऐसे, जिसकी वजह से उनके हालात ये हैं कि आपकी आमदनी कम से कम होती जा रही है, अखराजात आपके डे बाय डे बढ़ते जा रहे हैं, फिर जी आपके लिए घर का गुजर बसर भी मुश्किल होता जा रहा है। खैर, ये वो बुनियादी चीजें हैं, आटा घी, जो हर किसी अमीर गरीब ने खानी है। अमीर तो शायद फिर कुछ बाहर से ऑल्टरनेट इंतजाम कर लेता है, गरीब ने आटा, चीनी और घी का इस्तेमाल वो भी रो रहे हैं करना है। देखें, वो भी रो रहे हैं। ये मिल एसोसिएशन जो है, बनास्पति मिल एसोसिएशन, उसकी जानिब से ये मरासला लिखा गया है कि हमारे अखराजात पूरे नहीं हो रहे, हमें टैक्स आप ज्यादा लगा रहे हैं, तो इस टैक्सों के अंदर कमी लाएं। अगर नहीं कमी लाएंगे तो हम मजबूर हैं कि हम 13 से 18 रुपए बनास्पति घी की कीमत जो बढ़ाएंगे। खौफ आ रहा है कि अगर इसी तरह से ही मिलें बंद हो जाती हैं, आटा आपको नहीं मिलता, तो किस तरह से एक महंगाई की एक नई लहर आ जाएगी, लोग परेशान हो जाएंगे। खैर, महंगाई तो रुकने वाली नहीं, आने वाले वक्त में हमें पता चलेगा कि अब किस तरह से लोगों को परेशान रहना पड़ता है। इस महंगाई में अवाम पे नहीं बल्कि तलबा पे एक ब्लेसिंग ये है जी, डबल डेकर बस सर्विस अगर आपने इस्तेमाल करनी है तो तलबा के लिए डबल डेकर बस की टिकट 100 रुपए सस्ती कर दी गई है। अच्छा इकदाम उठाया गया है, ये बड़ी अट्रैक्शन वाली लगती है बस, और इसमें सफर करना हर किसी की ख्वाहिश भी होती है। मौसम अच्छा हो तो क्या कमाल ही हो जाता है जी। कुछ मैं आपको बता दूं, तलबा के लिए खुशखबरी है, महकमा सियाहत ने डबल डेकर बस की टिकट सस्ती कर दी है। तलबा के लिए वाहगा डबल डेकर बस सर्विस की टिकट जो है वो कम की गई है। पहले इस बस की टिकट ही 500 थी, अब कम करके 400 कर दी गई है। कजाफी से शालामार ग्रेटर इकबाल पार्क की टिकट 400 से कम करके 300 कर दी गई है। तालीमी इदारे के तलबा अपना कार्ड दिखाकर ये स्पेशल डिस्काउंट हासिल कर सकते हैं, यानी अब तलबा 100 रुपए सस्ती टिकट लेके जो है वो इंजॉय कर सकते हैं और इस बस का सफर कर सकते हैं। हमने कहा जहां इतनी महंगाई की बात कर ली है तो कुछ अच्छी खबर भी आपके साथ शेयर कर दें। हमने अभी जाना है ब्रेक की तरफ, वापस आएंगे तो ऑरेंज ट्रेन स्टेशन की बात करनी है जिनको अब ठेके पर देने की तैयारियां की जा रही हैं। क्यों की जा रही है, ब्रेक के बाद आकर डिस्कस करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। सालाना 20 करोड़ आमदन का तखमीना है। ऑरेंज ट्रेन स्टेशन को ठेके पर देने की तैयारियां। पंजाब हुकूमत ने स्टेशन को आउटसोर्स करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के अहकाम के मुताबिक निजी कंपनियों से राबते तेज कर दिए हैं। कैसे देखते हैं इरफान इस फैसले को? ना देखिए, ये अच्छी चीज़ है। आपके पास एक सिस्टम बना हुआ है और इनलाइन ट्रेन बनाया हुआ है, मुख्तलिफ स्टेशन हैं, उसको अभी तक देखें हुकूमत की तरफ से यही कहा जा रहा है कि और इनलाइन ट्रेन जो है वो मुकम्मल तौर पे खसारे में जा रही है। हमें सब्सिडी की मद के अंदर बहुत ज़्यादा पैसे जो हैं वो देने पड़ रहे हैं। 40 रुपये एक पैसेंजर की टिकट है और लाइन पे, तो वो वन साइड जो है वो ट्रैवल कर सकता है, दूसरी साइड पे उसने वापस आना है तो उसको 40 रुपये फिर देने पड़ेंगे, दोबारा वो कार्ड लेगा तो वो उसको ट्रैवल कर सकेगा। लेकिन इससे अखराजात पूरे नहीं हो रहे। इसके लिए अब जो है वो तमाम जो स्टेशन हैं, इसके 22 स्टेशन हैं, तो तमाम जो 22 स्टेशन हैं उनको जो है आउटसोर्स किया जाएगा। कंपनी आएगी, वहाँ पे अपने स्टॉल्स लगाएगी, अपने फूड चेन वगैरह वहाँ पे बैठेंगी, तो उससे एक अर्निंग जो है वो आना शुरू हो जाएगी, जिससे शायद खसारे में उतना फ़र्क तो ना पड़े, लेकिन कुछ ना कुछ उसमें अर्निंग आनी शुरू हो जाएगी। एक बात तो ये होगी। दूसरी बात, अगर हुकूमत की तरफ से ये बारहा जो हमें ये सुनने में आता है, खुसूसन इस हुकूमत में, क्योंकि साबका हुकूमत ने तो इस प्रोजेक्ट को बनाया था तो उसमें वो 80% कंप्लीट करके गए, जो 20% था उसको कंप्लीट होते हुए कई साल गुजर गए, उसके बाद इसको चलाया गया। तो जब चलाया गया, मजबूरन चलाया गया, क्योंकि इससे पहले कहा गया था कि BRT हम चलाएंगे, BRT चली, उसके बाद ये चली। उसमें ये कहा गया था कि ये नुकसान है, अवाम जो है वो इतने 100 अरब रुपए इसके ऊपर कर्जा चढ़ा दिया गया सिर्फ एक और लाइन ट्रेन बनाने के लिए। लेकिन ऐसी बात नहीं है। अगर आप
पूरी दुनिया के अंदर देखें तो तमाम जो दुनिया जो है वो आम शहरी को, अपने पब्लिक को लिए जो ट्रांसपोर्ट अवेल करती है उसको सब्सिडाइज किया जाता है। पूरी दुनिया के अंदर ऐसा होता है कि जो ट्रैवलिंग है वो सब्सिडाइज होती है। आप किसी भी मुल्क में चले जाएं, आपको कार्ड मिलेगा, उस कार्ड के जरिए आप ट्रेन में भी सफर कर सकेंगे। देने के बजाय हमने ट्रांसपोर्ट को ही बंद कर दिया। हमने ये किया कि हमने सिर्फ इस वजह से उसके ऊपर इल्ज़ामात लगाने शुरू कर दिए। हमने लोगों को ये बताना शुरू कर दिया, इससे बहुत नुकसान हुआ कि क्योंकि ये साबका गवर्नमेंट ने बनाया था, तो हमने इसमें अंदर कीड़े निकालने थे, वो हमने निकालने शुरू किए। अब इसके ऊपर जो है वो देखिए, सुप्रीम कोर्ट को इसके ऊपर इंटरवेंशन करनी पड़ी और उनकी जानिब से ये कहा गया कि आप ये जो स्टेशन हैं इनको आउटसोर्स करें, निजी कंपनीज़ को यहाँ पे ठेके दें ताकि वो लोग आके यहाँ पे बैठें, और ये जो रोने रोए जा रहे हैं कि खसारे में जा रही है, इसको बंद करना चाहिए, इसका मसरफ जो है वो अच्छा नहीं है, तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर इसका काउंटर किया जा रहा है कि आप आउटसोर्स करके लोगों को यहाँ पे लाएंगे। इसकी इनकम जो है अभी तो सोचा जा रहा है कि 20 करोड़ रुपया जो आमदन इसकी सालाना होगी, लेकिन अगर आप इसको अच्छे तरीके से रन कर पाए तो डेफिनेटली ये बढ़ती जाएगी। और उसके साथ साथ अगर ऑरेंज लाइन की आप ट्रेन जो है इसको बेहतर करने के लिए इकदाम करें, जैसा कि आपने अगर मेट्रो बस देखें तो मेट्रो बस के साथ जितने प्राइवेट रूट थे उसको बंद कर दिया गया था और तमाम लोग जो थे उनके लिए था ना कि फायदा लोगों को लो। अब आप ऑरेंज लाइन ट्रेन अगर सफ़र करते हुए आप किसी जगह से आपको ऑरेंज लाइन ट्रेन जो ट्रैक से नज़र आए या आप कभी खुद उसमें सफ़र करके देखें तो आपको नज़र आएगा कि वहाँ पे जो 50% तकरीबन जो ऑरेंज लाइन ट्रेन है वो आपको खाली नज़र आएगी, उसके अंदर पैसेंजर नहीं होंगे। बहुत अच्छी फैसिलिटी है, बहुत लेविश किस्म का उसके अंदर आप सफ़र कर सकते हैं, एसी है, उसमें बड़ी अच्छी सहूलियात हैं। उसको लोग अवेल क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि आपने उसके मुतबादिल जो नीचे रोड हैं वहाँ पे ट्रैफिक को बंद नहीं किया। वहाँ पे आज भी चिंची चल रहे हैं, आज भी वैगन चल रही हैं, वहाँ पे आज भी रूट चल रहे हैं, जिसकी वजह से लोग डेफिनेटली उसको प्रेफर करते हैं कि हम जल्दी से जल्दी पहुँचें। कौन इतनी सीढ़ियाँ चढ़ेगा, कौन लाइन में जाके टिकट लेगा तो फिर जाके गाड़ी में बैठेंगे, लोग इतना इंतज़ार नहीं करते। वो रिक्शा आएगा उसके साथ ही बैठकर वो निकल जाएंगे। इसको नाकाम बनाने के लिए मैं समझता हूँ कि एक साजिश है और इसी साजिश के तहत जो है इन चीज़ों को बंद नहीं किया जा रहा, क्योंकि अगर आप ये इसको बंद कर देंगे तो डेफिनेटली आपकी ऑरेंज लाइन ट्रेन में लोग सफ़र करना शुरू करेंगे और वो कामयाब होगी, जो शायद इस गवर्नमेंट को मंजूर नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन इतने सारे पैसे अवाम की जेबों से निकाल के लगाए गए हैं तो इसका फिर अल्टीमेटली नुकसान किसको पहुंचेगा? अवाम को पहुंचेगा। खैर, एलटीसी का जिक्र कर लेते हैं। 19 रूट्स पर 2 साल से बसें बंद हैं, नई बसें नहीं आ सकी हैं और शहरियों को मुश्किलात का सामना है। शहर में नई 350 इको फ्रेंडली बसें खरीदने के लिए महकमा ट्रांसपोर्ट ने 3.5 अरब रुपए मांगे, जो फराहम नहीं किए गए। पब्लिक ट्रांसपोर्ट जैसी फैसिलिटी अवाम तक, अगर हम पिछली गवर्नमेंट की बात करें तो इरफान, हम ट्रैफिक की बात करते हैं जी, शहर में ट्रैफिक नहीं संभली। जब आपने रूट्स पे बसें ही बंद कर दी हैं, आपके चिंचिए रिक्शे हर तरफ पोल्यूशन का बाइस बन रहे हैं, ट्रैफिक का बाइस बन रहे हैं, फिर ये तो होगा। बिल्कुल। और मैं जैसे आपसे बात कर रहा था कि उस ऑरेंज लाइन ट्रेन को नाकाम करने की मुझे एक साजिश लगती है। हो सकता है ये साजिश ना हो, फंड्स का इशू हो, और ये जो 19 आपको जो रूट नज़र आते हैं ना बसों के, इसमें से मेजॉरिटी रूट वही हैं जो ऑरेंज लाइन ट्रेन के जो उसके मुल्का रास्ते हैं उनके ऊपर ये चलने थे। उनको 2 साल पहले बंद कर दिया गया कि हम यहाँ पे नई बसें आएंगी, उसको हम यहाँ पे चलाएंगे, क्योंकि आप देखें जब ये प्रोजेक्ट बनाया जा रहा था तो इस प्रोजेक्ट का एक पूरा पर्पस था कि ऑरेंज लाइन ट्रेन, मेट्रो बस, उसके साथ साथ आपको स्पीडो बसें नज़र आती थी कि उनके ऊपर आप एक कार्ड खरीदेंगे, उसके अंदर आप रिचार्ज करवाते रहेंगे माहाना, या जब भी आपने यूज़ करना है, ख़त्म होगा उसको आप रिचार्ज करवा लेंगे। वो कार्ड जो है आपका मेट्रो पे भी चलेगा, आपका ऑरेंज लाइन ट्रेन पे भी चलेगा, वही कार्ड जो आपका स्पीडो पे भी चलना था। जो इससे पूरी दुनिया के अंदर एक सिस्टम होता है कि ट्रांसपोर्ट के लिए आपको एक शहरी को एक कार्ड दे दिया जाता है, उसको उसने रिचार्ज करवाना है, उसके ज़रिए सफ़र करना है। यही वो सिस्टम था जिसको जो फ्लॉप करने की कोशिश की जा रही है, और उसकी एक वाज़ेह मिसाल ये है कि 19 बसें मंगवानी थी, 350 बसें जो हैं वो ख़रीदी जानी थी, 19 जो बस रूट थे और उस पर 3 अरब रुपये मांगे गए जो नहीं दिए गए। अब दोबारा कहा जा रहा है कि हम इलेक्ट्रिक बसें लेके आएंगे। वो जब भी लेके आएंगे तो अगर फौरी तौर पे इसको ले आएंगे तो आपका ट्रैफिक के इश्यूज़ कंट्रोल होंगे। अगर आप देखें घर के अंदर 4 अफराद है, 4 अफराद के पास अलग-अलग से गाड़ियां हैं, वो चारों अफराद अपनी अपनी अलग गाड़ियों के ऊपर ट्रैवल कर रहे हैं। अगर गवर्नमेंट की जो ट्रांसपोर्ट होगी वो अच्छी होगी, पायदार होगी, उसके फैसिलिटी अच्छी होगी, तो लोगों को अपनी महंगी गाड़ियां निकालने की क्या ज़रूरत है। लोग उसके अंदर उसको तरजीह देंगे कि सस्ती ट्रांसपोर्ट उनको मिलेगी,
वो उसके अंदर सफ़र करेंगे। और पूरी दुनिया में इस तरह होता है, लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट को उसके अंदर सफर करना पसंद करते हैं, क्योंकि वो आपको तरक्की याफ्ता ममालिक की हमारे सामने मिसालें हैं। लेकिन इरफान, मुझे खबर को वाइंड अप करना है, हम ये करना नहीं चाह रहे हैं। इस वजह से आपने जितनी भी सफरी सहूलत शहर में कम से कम थी उसको मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया, और फिर जो कि एक जबरदस्त सफरी सहूलत के तौर पर हमें ऑरेंज ट्रेन, मेट्रो ट्रेन नजर आ रही थी, आप उस पर भी जो है वो साजिशें करके, सियासत की नजर करके आवाम की पहुंच से ये चीजें भी दूर करने जा रहे हैं। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, हमारे साथ ही रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने अल्लाह अल्लाह करके अपना एक मंसूबा मुकम्मल किया। लाल शहबाज कलंदर अंडरपास, अब यहाँ पे जो साइन बोर्ड लगाया गया वो ज़मीन बोस हो गया है, नाकिस मटीरियल का इस्तेमाल किया गया है। हम ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं, रोड्स की कुशादगी की बात करते हैं, अभी भी शहर में तरक्याती मंसूबे चल रहे हैं। अगर यही सलूक उनके साथ करना है इरफान, तो फिर इनकी ज़रूरत क्या है? ना आपको बताएं कि ये जो जिस कंपनी ने ये प्रोजेक्ट बनाया है, इसकी अगर आप बैकग्राउंड देख लें तो आपको शायद समझ आ जाएगा कि ये क्या हुआ। इस कंपनी की बैकग्राउंड ये थी कि इसी कंपनी ने बीआरटी आपका बनाया था जी। उसी कंपनी की वजह से बीआरटी में आपने कई अपने सोशल मीडिया के ऊपर तस्वीरें भी देखी होंगी कि वहाँ पे ऊट पटांग सी हरकतें की गई, स्ट्रक्चर जो है उसको ठीक नहीं बनाया गया, और सालों बाद पता चला कि ये स्ट्रक्चर ठीक नहीं है, इसको दोबारा से बनाना है। ऐसे ही है। यही वो कंपनी थी जिसको आपने यहाँ पे ठेका दिया कि वहाँ पे इन्होंने बड़ा अच्छा काम किया। अब ये लाल शहबाज कलंदर, यानी कंपनी की पोजीशन ऑलरेडी पता था आपको, अच्छी कंपनी की ऑलरेडी आप रिप्यूट आपको ऑलरेडी पता थी, उसी कंपनी ने यहाँ पे बनाया, तो उसके बाद यही सूरत हाल होनी थी। कभी आप यहाँ पे खबर पढ़ दे रहे होते हैं कि इसका जो सीवरेज का सिस्टम बेहतर नहीं है, उसमें पानी खड़ा हो जाता है। कभी आप दे रहे होते हैं कि इसका रोड स्ट्रक्चर जो है वो ठीक नहीं है, ऊपर से जो टर्न करके लोग आते हैं लिबर्टी चौक की तरफ जाने वाली ट्रैफिक है, उसको काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। कभी आप खबर दे रहे हैं कि उस पर जो साइन बोर्ड लगा था वो ज़मीन बोस हो गया। तो ये सारी चीज़ें होंगी, इसके लिए आपको तैयार रहना होगा, क्योंकि इस कंपनी की अगर आप जो माजी में इसकी सूरत हाल देखेंगे तो आपको नज़र आएगा कि बीआरटी जब बनी तो उसमें भी ऐसी चीज़ें बहुत सी जो रखी गई, बहुत सी खामियां थी, क्योंकि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उस पर प्रोजेक्ट के ऊपर काम किया था, इस वजह से उसके ऊपर शायद कोई बात नहीं कर पाएगा। और यहाँ पे भी इसमें अभी तो हम ये खुदा का शुक्र करते हैं कि ये इतना बड़ा साइन बोर्ड जो ज़मीन बोस हुआ जिससे कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। मैं बिल्कुल ये कहने लगी थी इरफान, ये जो साइन बोर्ड नजर आ रहा है, जो हम स्क्रीन पे अपने नाजरीन को दिखा भी रहे हैं, खुदा ना खास्ता ये वो चीजें हैं कि अगर रोड पे तो ट्रैफिक रवा दवा है, एकदम से अगर कोई गिर जाए, कोई नुकसान हो जाए, जानी नुकसान हो जाए, कौन इसका जिम्मेदार है? बिल्कुल। और अभी वही हम बात कर रहे हैं कि ये खुदा का शुक्र है कि इससे कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, इससे कोई जो नुकसान, जो गाड़ियाँ, किसी को गाड़ी के ऊपर नहीं गिरा, गाड़ियों को नुकसान नहीं पहुंचा, या किसी की जान को नुकसान नहीं पहुंचा। खुदा का शुक्र है जब ये गिरा तो वहाँ पे कोई चीज़ ऐसी नहीं थी, ट्रैफिक में हडल आया, लेकिन उसके बाद इसको जो है क्लियर कर दिया गया। अगर ये किसी के ऊपर गिर जाता तो इसकी जिम्मेदारी जो थी वो फिर यही होना था कि जी हवा बहुत तेज़ थी, दीगर साइन बोर्ड भी गिरे तो उसमें ये भी गिर गया, तो ये हादसाती तौर पे ये हादसा पेश आया, तो लिहाजा इसके ऊपर कुछ भी नहीं होना था। लेकिन बात यह है कि आप कब तक ये एक्सपेरिमेंट करते रहेंगे कि ऐसे लोगों को नवाजने की बातें, जो हम ये जब गवर्नमेंट कंटेनर पे थी तो हम सुनते थे कि लोगों को नवाजा जाता है, लोगों को ठेके दिए जाते हैं, यहाँ पे ठेकेदारी का निज़ाम है, यहाँ पे पटवारीज़म है, यहाँ पे ये है, वहाँ पे वो है। जब आप आ गए हैं तो आपने क्या किया, आपने उसी कंपनी को दे दिया जिसने आपके बीआरटी का बेड़ा गर्क किया। अब उसने आपका ये अंडरपास बनाया, इसमें भी आप रोज़ कोई ना कोई इसकी कभी टाइलें गिरी होती हैं, कभी इसका सीवरेज का सिस्टम नाकिस होता है, कभी इसमें आप देख रहे हैं कि पोल गिर गया। तो ये चीजें आपको बर्दाश्त करने मसाइल का हम इंतजार करेंगे, जब मानसून आएगी उससे पता चलेगा। डेफिनेटली वो पहली मानसून ये बर्दाश्त करेगा, जब मानसून आएगी तो उसमें पानी का फ्लो यहाँ से निकलता है कि नहीं निकलता, क्योंकि आप बाकी अंडरपासेस देखें वहां पे भी पानी खड़ा होता है। इसके लिए आप थोड़ा सा इंतजार कर लें इरफान, हमारे पास वक्त कम है। थैंक यू सो मच नाज़रीन, हम ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे, आप हमारे साथ ही रहिएगा। स्टूडियोज में खुशामदीद। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं, शहर का बहुत बड़ा मसला है ट्रैफिक, जिसको संभाले नहीं संभलता हम देखते हैं। खैर टाइम टू टाइम इसके लिए प्लान बनाए जाते हैं, उसको इम्प्लीमेंट भी किया जाता है, लेकिन शहर के कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जहां पर पीक आवर्स के अलावा भी ट्रैफिक कंट्रोल एक बड़ा चैलेंज बन चुका है। अगर हम जिक्र करें अंदरून शहर की तरफ तो बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं जहां पर ट्रैफिक कंट्रोल एक बड़ा चैलेंज है। फिर इस चैलेंज के साथ साथ आपको शहर में जो तरक्याती काम चल रहे हैं
उनको भी लेके चलना है, उनकी ट्रैफिक का मुतबादिल प्लान भी बनाना है। और इसके साथ साथ जैसे ही दफातर बंद होते हैं, स्कूल कॉलेजेस की छुट्टी का टाइम होता है, आपको एक ट्रैफिक का इज़्दिहाम नज़र आता है। ट्रैफिक कंट्रोल के लिए प्रॉपर प्लान क्या है और किस तरह से इसको इम्प्लीमेंट कराया जा रहा है, शहरियों के मसाइल हल करने के लिए किस तरह से सिटी ट्रैफिक पुलिस मुतहरिक है, और फिर जो शहरी हमसे शिकायत करते हैं कि जी उनके चालान बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, तो क्या ये प्लान करके चालान किए जा रहे हैं, ऐसा शहरी कह रहे हैं, ये हम जान लेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ जो हमारे मेहमान मौजूद है, तारुफ आपके साथ कराना चाहूँगी जी। CTO लाहौर साहब ने हमें ज्वाइन किया है, मुंतज़िर मेहदी साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। इससे पहले कि हम बाकायदा गुफ्तगू का आगाज़ करें, कुछ मैं उनके बारे में आपको बताना चाहूँगी जी। मुंतज़िर मेहदी साहब जो हैं वो डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर साहिवाल रह चुके हैं, ननकाना रह चुके हैं, SSP ऑपरेशन फैसलाबाद, DPO कसूर रहीम के बाद CTO लाहौर एज़ा वो अपने आप को कैसे देखते हैं, कितना बड़ा चैलेंज है इस बड़े शहर के बड़े मसाइल हल करने के लिए, CTO साहब कितने मुतहरिक हैं, कितने पुरअज़्म हैं, उन्हीं से जान लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। आपके वक्त का भी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच एंड वेलकम। आपने जैसे मेरे ख्याल से ओहदा संभाले, आज फर्स्ट टाइम हमारे शो में आए हैं, तो सबसे पहले तो आपको खुशामदीद कहेंगे। कैसे देखते हैं अपनी नई ड्यूटीज़ को? बहुत बड़ा चैलेंज है, और जो चैलेंज है वो एक अपॉर्चुनिटी भी होती है, जाहिर है आपको अपनी सलाहियतों को मनवाने के लिए। तो मैं इसको ऐसे देखता हूँ कि ये एक तरफ तो एक खिदमत है, इबादत है, और डेफिनेटली ये एक हमारे लिए पूरी CTPL के लिए इंशाल्लाह नेकनामी का बायस बनेगा। सही, इंशाल्लाह हम भी दुआ गो हैं कि आप अपनी फ़राइज़ बाखूबी सर अंजाम दे सकें। लेकिन अगर मैं स्पेसिफिकली शहर लाहौर की बात करूँ ना, यहाँ पर आपको मेहनत डबल ट्रिपल करनी पड़ती है, और फिर इतने सारे मसाइल हैं, इतने सारे इश्यूज़ हैं, हमारे रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से भी मसाइल हैं। यहाँ पर सबसे बड़ा मसला जो कि कभी हल नहीं हो सकता वो तजावुज़ात है, वो रॉन्ग पार्किंग है। हमने हर दौर में देखा, इसके लिए टाइम टू टाइम कैंपेन्स चलाई जाती हैं, लेकिन वो सिर्फ फॉर द टाइम बीइंग ही होती हैं, उसका कभी कोई प्रॉपर रिजल्ट नहीं निकलता। ट्रैफिक कंट्रोल करने में ये सबसे बड़ी रुकावटें हैं। देखिए, हमें ये समझना है कि ट्रैफिक जो प्लानिंग है वो पूरा का पूरा एक सब्जेक्ट है, जिसके अंदर एक छोटा सा रोल है ट्रैफिक पुलिस का। लॉज को बनाना, लॉज को इम्प्लीमेंट करना, और सड़कों का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना। रोड इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं, साइनेज आती है, आपकी प्रॉपर रोड्स की डिज़ाइनिंग आती है, रोड का साइज़ आता है, उसका ट्रैफिक कितना वो अब्जॉर्ब कर सकती है, उसके हिसाब से उसको देखना होता है। आपको कितनी गाड़ियां रोड पे लानी है, कितना फैसिलिटेट करना है बाइंग को गाड़ियों की, कितने पार्किंग प्लाजास की आपको ज़रूरत है, कहाँ कहाँ पे आपको यू टर्न्स बनाने हैं, कहाँ कहाँ पे आपको राउंड अबाउट्स बनाने हैं, कहाँ कहाँ पे अंडरपास बनाने हैं। इस डिटेल के बाद मैं ये कह सकती हूँ कि कम से कम आपने मसाइल को समझ लिया है कि मसाइल हैं कहाँ कहाँ। अच्छा, अब जैसे आपने जिक्र किया कि तरक्याती काम भी चलते हैं, रोड्स की टूट फूट भी होती है, यू टर्न्स को शहरी मलके भी खड़े होते हैं। इन सारी चीज़ों को अगर हम देखें तो हम ये समझ सकते हैं कि इनको हम दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो लॉन्ग टर्म है और दूसरा शॉर्ट टर्म है। लॉन्ग टर्म में तो आपको वो सारी बातें करनी पड़ेंगी कि जी पार्किंग प्लाजास बनाने पड़ेंगे, रोड ट्रैफिक इंजीनियरिंग ठीक करनी पड़ेगी, तजावुज़ात ठीक करनी पड़ेंगी। शॉर्ट टर्म में ये है कि आपको एप्लीकेशन ऑफ लॉ बेहतर करनी पड़ेगी। जैसे आपने ये कहा कि शहरियों के चलान बहुत होते हैं। अब इसके लिए हमें अगर हम छोटी सी एक दिन की स्टडी कर लें तो हमें सारा मसला समझ में आ जाएगा कि है क्या। हम लोग कर क्या रहे हैं। हम लोग ये कर रहे हैं कि रोड पे हमने जाना है तो हमने ट्रैफिक के सिग्नल को जंप करना है, लेन सिस्टम की पाबंदी नहीं करनी। आई एग्री कि लोग भी ट्रैफिक कवानीन की पासदारी नहीं करते हैं। हमने हमेशा स्लिप लेन को ऑक्यूपाई करके खड़े हो जाना है कि इशारा हमारा खुलेगा तो हम जाएंगे, वो पूरी पीछे लाइन लग जाती है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें इकट्ठी हो के एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम वो होती है। नो डाउट। अब ट्रैफिक पुलिस क्या करती है? ट्रैफिक पुलिस ये करती है कि वो कहती है कि जी आप अपनी लेन की पाबंदी करें, आप लाइन की पाबंदी करें, आप सिग्नल्स को जंप ना करें, आप अपने इशारों को, जो ब्रेक लाइट्स हैं उनको चलाएं ताकि एक्सीडेंट्स ना हो, हेलमेट्स को पहने। ये सारी चीज़ें करने में हमारा जो एक ऑन एवरेज हमारा जो एक ट्रैफिक जो स्टाफ खड़ा हुआ है सड़क के ऊपर, कांस्टेबल से लेके हमारे DSP तक जो सड़क पे खड़ा हुआ है, वो एक्चुअली 6 चालान पर डे कर रहा है। अगर आप देखें तो एक सिग्नल के ऊपर शायद इससे कहीं ज़्यादा वायलेशंस एक टाइम में हो रही हैं। तो वो इतनी लीनियंसी दिखा रहा है एक्चुअली। हमारे 2 फ़राइज़ बनते हैं। एक तो ये बनता है जैसे मैंने कहा कि हम एप्लीकेशन ऑफ लॉ करेंगे, और दूसरा ये हमारा एजुकेशन में रोल है। हम दोनों काम करते चले जा रहे हैं, और इंशाल्लाह ताला कोशिश ये करेंगे कि इसमें हम अपने पहले वार्डन्स को एजुकेट करें कि वो अपने काम को बखूबी जानते हैं। वो जानते हैं लेकिन हमने उनको
बेसिकली 3 टास्क दिए। पहला टास्क हमने ये दिया कि आपने शहरियों के साथ बहुत इज्जत के साथ और एहतराम के साथ पेश आना। दूसरा मैंने उनको टास्क ये दिया कि आपने किसी भी किस्म की करप्शन का में शामिल नहीं होना, करप्शन का शिकार नहीं होना, क्योंकि अगर करप्शन में शामिल होता है तो अल्टीमेटली ट्रैफिक प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं। और तीसरा और आखिरी काम जो मैंने उनको दिया है, मैंने उनको ये स्लोगन दिया है कि अगर ट्रैफिक ठीक नहीं चल रही तो आराम आप पे हराम है। ठीक है। तो आपने आराम नहीं करना। अगर आपका जो एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो ठीक है तो आप आराम कर सकते हैं, क्योंकि 8 घंटे कोई भी शख्स इतनी गर्मी में या सख्त सर्दी में एक जगह पे खड़ा नहीं रह सकता। तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि जो पीक आवर्स हैं हमारे, उसमें हमारा जो ट्रैफिक स्टाफ है वो सड़क पे खड़े होकर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ठीक, और इसको जो है वो इंश्योर भी किया जा रहा है। अब मुझे बताइएगा, अब आपने जिक्र ही कर दिया कि ट्रैफिक स्टाफ के बारे में भी आप इतना सोच रहे हैं, मौसम बहुत शदीद गर्म होता जा रहा है, क्या कोई प्लान चेंज किया जाता है? कम से कम उनको हिफाजत के लिए उनकी चीज़ें प्रोवाइड की जाएँ, अम्ब्रेलास, पानी वगैरह, उनको पॉइंट पे ज़रूरत है ना। ये तो जब से मैं आया हूँ उनको हमने फ्लास्क दी हैं जिसमें 6 घंटे पानी ठंडा रहता है, और हम 3 टाइम उनको शरबत दे रहे हैं। शुगर लेवल ठीक रहे और शहरियों के साथ वो प्यार से पेश आएँ जब तक शुगर लेवल ठीक रहेगा। ठंडे रहेंगे तो ठंडा और पेश आएंगे। मैंने उनको ये कहा है कि हम बेहिसाब छतरियाँ दे रहे हैं। छतरियों का कोई हिसाब नहीं किया जाएगा कि फलां को आपने छतरी इशू कर दी, उसने गुम कर दी तो अगले दिन पूछा जाएगा। अगले दिन उसको नई छतरी दी जाएगी। बड़ी छतरियों का भी हम इंतज़ाम कर रहे हैं। हम प्लांटेशन का काम भी कर रहे हैं। जो ऐसे ड्यूटी पॉइंट्स हैं जहाँ पे हमारे पास थोड़ी बहुत जगह है, तो हम कह रहे हैं कि हम ऐसे प्लांट्स लगाएं जो सायादार दरख्त बने। शायद साल 2 साल के बाद वहाँ पे जो ट्रैफिक हमारा स्टाफ काम कर रहा होगा उसको सहूलत हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं। छुट्टियों का एक निज़ाम है जो उनके लिए प्रॉपरली बता दिया है। हर बंदे को पता है कि मेरी फ़लाँ टाइम पे छुट्टी है, फ़लाँ टाइम पे रेस्ट है, और एनुअल लीव मेरी फ़लाँ दिन है, फ़लाँ महीने में, ताकि वो बिफोर हैंड उसको प्लान कर सके। ये सारी चीज़ें वेलफेयर के हवाले से हम कर रहे हैं। जिस चीज़ की भी उनको ज़रूरत है मैं उनको फराहम कर रहा हूँ। वेदर का ऑब्वियसली मैं कुछ नहीं कर सकता, उनको कंफर्टेबल कर सकता हूँ, या उनको ये नज़र आता है कि CTO भी गर्मी में उनके साथ खड़ा हुआ है तो उनके साथ भी खड़ा हूँ और उनके पीछे भी खड़ा हूँ। और मैं यहाँ पे एक निशानदेही और करना चाहूँगा। हमारे वार्डन के ऊपर बहुत ज़्यादा एतराज़ात होते हैं, तो CTO का एक्चुअली डबल रोल है। एक रोल ये है कि वो जहाँ पे उसके ऊपर हमारे स्टाफ के ऊपर गलत एतराज़ होगा वो उसको डिफेंड करने के लिए उसको आना चाहिए, और जहाँ पे उसके पास जायज़ शिकायत आ रही है अपने स्टाफ की तो उसके पे एक्शन ले। तो ये दोनों काम चल रहे हैं। जहाँ पे गलत चीज़ें, गलत परसेप्शंस आवाम में और मीडिया में और हर तरफ मौजूद है, मैं उनको भी डिफेंड कर रहा हूँ, बता रहा हूँ कि नहीं ऐसा नहीं, ये वाकई मुश्किल काम है। एक हमारा वार्डन अगर 10,000 चीज़ें अच्छी कर रहा है और वो रिपोर्ट नहीं होती तो वो 10,000 चीज़ें एक्चुअली एग्जिस्ट करती हैं। बिल्कुल आपने और अगर एक कोई काम गलत हो जाता है, कहीं पे वो बेचारा अपना टेम्पर लूज़ कर जाता है, गुस्से में आ जाता है, गर्मी है, घर की परेशानी है, कोई बीमारी है, कोई मुश्किलात हैं, तो वो एक चीज़ बार बार चला के हम उसकी बैशिंग स्टार्ट कर देते हैं। तो हमें ये जो अच्छी चीज़ें जी, हम अच्छी चीज़ों को भी हमेशा हाईलाइट करते हैं और दिखाते हैं कि किस तरह से वार्डन्स जो की ड्यूटी पर मौजूद हैं वो शहरियों की हेल्प भी कर रहे हैं। अब मुझे ये बताइएगा, ऑब्वियसली आपने शहर के मसाइल समझ लिए अच्छी तरह, आपको पता है शहर के कौन कौन से पॉइंट आप समझते हैं जहाँ पर ट्रैफिक कंट्रोल जो है वाकई एक बड़ा चैलेंज है और यहाँ पर अभी हमें काम करने की ज़रूरत है? देखिए, ये बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन किया और मैंने भी 2-3 दिन में यही बात समझ ली थी। चाय लेने के बाद हमने तकरीबन को 32 पॉइंट्स आइडेंटिफाई किए शहर में, जहाँ पे हमारी प्रेजेंस के बगैर ट्रैफिक नहीं चल सकती। ठीक है। और जहाँ पे हम थोड़ी सी तवज्जो दें तो हम ट्रैफिक को फ्लो को बेहतर कर सकते हैं। उसमें मिसाल एक शाहकाम चौक की थी, मतलब शाहकाम चौक की मिसाल इस वक्त ठीक नहीं होगी क्योंकि वहाँ पे काम शुरू हो गया है। वहाँ से अगर ट्रैफिक का स्टाफ हमारा हटता है तो फौरी तौर पे सारी फंस जाती है। 2 मोरिया पुल है, फैसल चौक है, पेखेवाल मोड़ है, ये हमने 32 पॉइंट्स को हमने किया। उसकी हमने टास्किंग DSP साहिबान को दी कि जी ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपने पीक आवर्स में यहाँ शहरियों को सहूलत फराहम करनी है, शहरियों को फ़र्क महसूस हो कि ये वो पॉइंट्स जहाँ पे फ़र्क पड़ रहा है। अच्छा, हमारी एंट्री एग्जिट पॉइंट पर भी हमेशा लाइनें लगी रहती हैं शहर की। हाँ, वो उसके ऊपर मैं कोई जिम्मेदारी नहीं लेना चाहूँगा क्योंकि सिक्योरिटी एंड कन्वीनियंस कभी इकट्ठे नहीं चल सकते। बिल्कुल आपने सही तो वो सिक्योरिटी के नाके हैं, उसको ऑपरेशंस डिवीजन कंट्रोल करता है और जाहिर है सिक्योरिटी जो है वो
हर चीज़ से बालातर है। बिल्कुल आपने तो उसके लिए थोड़ा सा तो कॉम्प्रोमाइज हो ही नहीं सकता। सही। अच्छा जी, अब आगे जो शहर के पॉइंट्स हैं जहां पर हमने जिक्र किया कि जी ट्रैफिक एक बड़ा चैलेंज रहती है, यहाँ पर क्या वार्डन्स इजाफी तैनात किए जाते हैं ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए, कुछ ऑल्टरनेट रास्ते भी लोगों को गाइड किए जाते हैं, फिर इस पे आपके FM रेडियो का किरदार कितना अहम है, लोगों की रहनुमाई के लिए कोई एप्लीकेशन जहाँ से लोग पता करा सके जी इस टाइम अगर उन्होंने ये रास्ता इख्तियार करना है तो इसको ऑल्टरनेट वे पे चले जाए, यहाँ ट्रैफिक जैम है। देखिए, छोटी छोटी सी इंटरवेंशन से बाज़ वक़्त हमारे मसले को हल हो जाता है। जब हम इशारों को चला रहे होते हैं सिग्नल्स को, तो बाज़ वक़्त एक तरफ से लोड ज़्यादा होता है और उसको टाइम कम मिल रहा होता है, दूसरी तरफ लोड का कम होता है, उसको टाइम ज़्यादा मिल रहा होता है। तो इतनी छोटी सी इंटरवेंशन से काम ठीक हो जाता है। बाज़ वक़्त जहाँ पे एक बंदा लगाया है वहाँ पे अब 4 लगा देते हैं, तो वो मसले को हल हो जाता है। तो हमने इस तरह से कोशिश की है। फिर दूसरा हमने ये किया है कि सेफ सिटी में अपने स्टाफ को बिठा के हमने कहा कि वो उस टाइम में, पीक आवर्स में, उस मसले को आइडेंटिफाई करें, क्योंकि ऊपर से बैठ के देख रहे होते हैं कैमरे से, उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके हमें बताएं कि इस चौक में इस वजह से ट्रैफिक को प्रॉब्लम हो रहा है, क्या वहाँ पे कोई रॉन्ग पार्किंग हुई हुई है, वन वे पे लोग आ रहे हैं, या किसी ख़ास सिम से इशारे को ज़्यादा टाइम मिल रहा है। तो ये सारा कुछ करने से वो मसाइल हमारे कुछ ना कुछ हल हो रहे हैं। असल प्रॉब्लम वहाँ पे आता है जहाँ पे शहरियों को हम ये नहीं बता पाते, या शहरी नहीं जानना चाहते रास्ता ऐप के ज़रिए, FM रेडियो के ज़रिए नहीं, कि इस तरफ हमें जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। कल मिसाल के तौर पे हम माल रोड को मैनेज नहीं कर पा रहे थे क्योंकि एक सियासी शख्सियत ने कहीं पेश होना था, असम्बली का इजलास भी हो रहा था, कुछ हमारे जो एपका के मुलाजमीन हैं वो एहतजाजी मुजाहरा कर रहे थे, एक किसी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स वो कह रहे थे कि जी हमारा कोर्स बढ़ा दिया गया है। अब ये चारों तरफ से आपको ट्रैफिक का प्रॉब्लम आ रहा है, और जो ट्रैफिक में फंसा खड़ा है, मेन शाहराह है, मेन शाहराह है, और जो खड़ा हुआ है वो कहेगा कि शायद ट्रैफिक पुलिस है जिसकी वजह से प्रॉब्लम आ रहा है। हालांकि मुझे भी उस कल बहुत सारी गलियों में से होके अवॉइड करना पड़ा इस माल रोड को, लेकिन आम शहरी जो है वो हमारे FM रेडियो का इस्तेमाल नहीं करता, वो रास्ता ऐप का इस्तेमाल नहीं करता। अगर वो करना शुरू कर दें तो उनको पता चल जाएगा कि फ़लाँ रोड पे इस वक्त बर्डन है और वहाँ पे हमें नहीं जाना, कोई ऑल्टरनेट रूट लेना है। और जब वो हमारे वार्डन से पूछेगा तो डेफिनेटली उसको गाइड करेगा कि आप फ़लाँ जगह पे इस वक्त आ जाएँ, उसको ऑल्टरनेट रूट ले लें। इधर मैं एक और निशानदेही आपको बड़ी इंपॉर्टेंट करना चाहता हूँ अपने शहरियों को बताने के लिए कि ऑन एवरेज हमारे एक महीने में तकरीबन 300 के करीब रोड ब्लॉक्स होते हैं। और वो जब रोड ब्लॉक होता है, लाहौर में ऑलरेडी इतना बर्डन है सड़कों के ऊपर कि एक रोड बंद करने का मतलब ये है कि उसके चारों तरफ जो नेटवर्क है वो ब्लॉक हो जाता है। तो ये हम बड़ी ही मुश्किलों से ये सारा कुछ मैनेज कर रहे होते हैं। इसके साथ साथ हमें मूवमेंट्स भी करानी है। बहुत सारे इंपॉर्टेंट लोग हैं जिनका टाइम बहुत कीमती है, हम उनको इशारों पे और उस पर खड़ा करके उनका टाइम ज़ाया नहीं कर सकते, क्योंकि पॉलिसी मेकिंग का काम करना है, कुछ डिसीजंस लेने हैं इस तरह के, तो हमें उनको भी गुजारना है, और ये सारा कुछ हम मैनेज कर रहे हैं। और ये खासा मुश्किल काम है, और अल्लाह का शुक्र है कि कितना मुश्किल काम है। खैर, हम गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। CTO साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अब हमने शेरावाला गेट पे जो काम हो रहा है, तरक्याती काम, फिर इसके साथ साथ शाहकाम और फिर गुलाब देवी हॉस्पिटल के पास, इस पर तरक्याती काम चल रहे हैं और अभी इस पे वक्त भी दरकार है। ऑब्वियसली इसका कोई ट्रैफिक प्लान भी होगा, वैसे हम चला भी रहे थे ऑल्टरनेट रूट्स कौन कौन से हैं, आप जा सकते हैं। सिटी ट्रैफिक पुलिस का इस पे प्लान क्या है वो हम डिस्कस करते हैं। ब्रेक के बाद आते हैं, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, हमारे साथ स्टूडियो में हमारे मेहमान मौजूद है CTO लाहौर मुंतज़िर मेहदी साहब। गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। शहर में इस वक्त 3 जगह पर तरक्याती काम चल रहे हैं और तीनों जो हैं वो शहर के बहुत ही ज़्यादा मसरूफ़ शाहराएँ हैं। फ़िरोज़पुर रोड, इसके अलावा अगर हम बात कर लें, हमारे साथ दूसरा रास्ता शाहकाम फ्लाईओवर की आपने बात की, शेरावाला की बात की, बिजिएस्ट जिन्हें कहा जाता है ये वो रोड है। कैसे ट्रैफिक मैनेज हो रही है? देखिए, शाहकाम से अगर हम स्टार्ट लें, शाहकाम आपको पता है कि बहुत ज़बरदस्त एक मंसूबा है और इसमें हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। शहरियों को वक्ती तौर पे परेशानी उठानी पड़ेगी कोई 10 माह के लिए, और उसके बाद बहुत फ़ायदा हो जाएगा। हमने कोशिश की, जिस चीज़ का हमें प्लानिंग के लिए टाइम मिल जाता है तो हम कोशिश करते हैं कि इतना अच्छा प्लान बनाएं कि शहरियों को कभी कोई प्रॉब्लम ना हो। इस हवाले से हमने उसके लिए काम जो है वो पहले से शुरू कर दिया था, सारे महकमों को ऑन बोर्ड लिया, मैंने खुद मीटिंग्स चेयर की और उसके बाद मौका विज़िट किया, और उसके बाद हमने रूट्स बना दिए, शहरियों को कम्युनिकेट कर दिए।
शहरियों को चाहिए कि वो सारे रूट्स के बारे में आगाह रहें कि मोटरवे से अगर आना तो किस तरफ से जाना है, अगर ठोकर से आना तो किस तरफ से जाना है, और अगर मुल्तान रोड की तरफ से आना है तो हमने सुखचैन की तरफ से आना है, जुबली टाउन की तरफ से आना है, और वो जो अंदर से एक रास्ता है ठोकर से उससे आना है, वो सारे हमने उसमें प्रॉपर साइनेज कर दी है। लोगों के लिए मैसेज लिख दिया कि वो कहाँ से आएंगे, कहाँ से जाएंगे। अभी तक मामलात अंडर कंट्रोल हैं, थोड़ी सी इनकन्वीनियंस ज़रूर है लेकिन ट्रैफिक चल रही है। दूसरा, हमारा जो फिरोजपुर रोड पे गुलाब देवी अंडरपास है उसके अंदर बहुत बड़ा इशू नहीं आ रहा। हमने पहले से जो साइड रोड्स थी उनको मुरम्मत किया था, सर्विस लेन्स को, और उसके बाद हम कलमा चौक से और जो वॉल्टन रोड है वहाँ से हम ट्रैफिक को गुजार रहे हैं हैवी को। वहाँ पे शहरियों को थोड़ा सा स्लो है लेकिन बहरहाल ट्रैफिक गुजर रही है, को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमें आ रहा है अंदरून शहर में जो सर्कुलर रोड है उसमें कोई ऑल्टरनेटिव हमारे पास बिजनेस हब भी आपका है ना, वहाँ पर शहर की तमाम बड़ी मार्केटें तमाम पंजाब से वहाँ पे लोग आते हैं और डेली के हिसाब से काउंटलेस गाड़ियाँ हैं, काउंटलेस और स्लो मूविंग गाड़ियाँ भी हैं। आपके चिंची रिक्शे, आपकी बसें जिसको बेहंगम ट्रैफिक एक्चुअली कहा जाता है, जिसको कहा जाता है, वो सारी गुजर रही है। बट अभी तक हमारी चीज़ें जो हैं वो ठीक जा रही हैं। हमने रेलवे लाइन के साथ से कुछ 1.5 जो लेन है वो ली थी और उस पर हम 2 रोया ट्रैफिक को चला रहे हैं। स्लो है लेकिन वहाँ से चल रही है। दूसरा, हम भाटी से सर्कुलर रोड तक लेके आ रहे हैं थ्रू भाटी चौक, लोहारी, मोची, और वहाँ से हम लेके आ रहे हैं सारी ट्रैफिक को। ब्रांच रोड को हम अल्टरनेट रूट के तौर पे यूज़ कर रहे हैं। जैसे जैसे काम बढ़ता जाएगा लोगों को पता चल जाएगा कि हमने कौन कौन से रूट्स यूज़ करने हैं। रास्ता ऐप यूज़ करें, हमारी सोशल मीडिया टीम 24 आवर्स काम करती है, उससे गाइडेंस ले सकते हैं, हमारे FM रेडियो से ले सकते हैं, और हमारा जो ड्यूटी पे जवान खड़ा है, ऑफिसर खड़ा है, उससे पूछ सकते हैं। बिल्कुल, और अब तो वैसे ही लोग खाना खाते हुए भी सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो अपने आप को तंगी से बचाने के लिए अगर आपने कहीं जाना है तो ये भी आपको सोशल मीडिया पर इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। शहरी ये कहते हैं कि जी टारगेट दिया गया सिटी ट्रैफिक पुलिस को, कितने चालान करने हैं, और वो गुस्सा हम पे निकाला जा रहा है और चालान धड़ाधड़ किए जा रहे हैं। वाकई प्लानिंग करके चालान किए जा रहे हैं? ये परसेप्शन मैं हर जगह पे दूर करता हूँ और बिल्कुल ये रॉन्ग परसेप्शन है, गलत परसेप्शन है। अगर हमने अपने ट्रैफिक वार्डन्स को ये टारगेट दिया गया होता तो शायद हमारा एक वार्डन जो है जो 6 चालान की एवरेज है जो रोज़ाना वो करता है, और 6 चालान तो वो मेरा ख्याल है कि 10 मिनट में क्या 2 मिनट में कर सकता है जितनी यहाँ पे ट्रैफिक के वायलेशन। हम उनको कहते हैं कि जो पहली चीज़ है वो ये है कि एजुकेट करें, उसको समझाएं। हमारे यहाँ अलमिया ये है कि लोग ह्यू एंड क्राई इसलिए करते हैं कि अभी तक ये 15 दिन में शायद कोई ऐसा दिन नहीं कि मैं बाहर नहीं निकला और मैंने वायलेटर्स को खुद नहीं रोका। अभी तक किसी एक को भी मैं मनाने में नाकाम रहा हूँ कि आप वायलेशन कर रहे हैं। वायलेशन की डेफिनेशन फ़र्क है। वन वे वाला ये कहता है कि अगर 100-200 मीटर मुझे वन वे जाना है तो वो वायलेशन नहीं है, वो वायलेशन है, ठीक है। अगर कोई घर से दही लेने के लिए निकला है तो वो कहता है मेरे ऊपर हेलमेट पहनना फ़र्ज़ नहीं था। यानी मैं अभी तक किसी को नहीं मना सका हूँ कि भाई ये तो मान लो अभी भी तुम वन वे पे खड़े हो, वो कहता है नहीं मैंने यहाँ तक जाना था। तो ये है कि अगर ये टारगेट हमें खुदा ना खासा मिला हो तो मेरा ख्याल है कि हम एक जो हमारा ट्रैफिक का जो भी अहलकार खड़ा हुआ है रोड के ऊपर वो 6 चालान को कर रहा है, तो मेरा ख्याल है कि वो 60 चालान तो पर आवर कर सकता है। बिल्कुल सही कहा। तो ये है कि ऐसा नहीं है। हमारा मकसद सिर्फ ये है कि जहाँ पे हम चाहते हैं कि हम रेक्टिफाई नहीं कर पा रहे विदाउट पनिशमेंट, वहाँ पे हम शहरी को पनिशमेंट देते हैं। टारगेट सिर्फ परफॉर्मेंस का है। जैसे मैंने पहले गुजारिश की है कि 3 टारगेट्स दिए गए हैं। आपने खुश अखलाकी से पेश आना है, आपने ट्रैफिक को रवां दवा रखना है, आपने करप्शन में इन्वॉल्व नहीं होना। ये 3 टारगेट्स हैं दिए गए। इसके अलावा हमारे पास रोज़ाना ये आता भी नहीं कि हमने कितने चालान किए। हम सिर्फ ये देखते हैं कि हाँ अगर हम हेलमेट के ऊपर कार्रवाई नहीं कर रहे, कम से ड्राइवरों के ऊपर कार्रवाई नहीं कर रहे या वन वे पे कार्रवाई नहीं कर रहे, तो हम ये ज़रूर कहते हैं कि आप ज़रूर ये कार्रवाई करें ताकि लोगों को मैसेज जाए। अच्छा जी, आपने कहा कि कार्रवाई हम नहीं करें। अब मेरे ख्याल से इस पॉइंट पे आना है कि कार्रवाई करना बहुत ज़रूरी है। हमने रोड एक्सीडेंट की सूरत में, हादसात की सूरत में बहुत बड़े वाक़यात ऐसे देखे कि किसी की गलती की वजह से, किसी की जो आपने लाइन और लेन की पाबंदी नहीं की या आपने साइड अपनी कट करके दूसरी साइड पे आप आगे किसी दूसरे की ज़िंदगी को आपने ख़तरा पहुँचाया, इस पर सिटी ट्रैफिक पुलिस
अगर हम हेलमेट की बात कर लें, कैंपेन वक्ती तौर पर शुरू करती है, 15 दिन बाद फिर उस पर कोई अमल नहीं हो रहा होता। इवन मैंने तो जब सख्ती की गई लोगों को देखा कि जी चालान के डर से उन्होंने बाइक पे अपनी हेलमेट रख लिया, पहनना नहीं गवारा किया। क्यों हम इन चीज़ों को, तरक्की याफ्ता ममालिक की मिसालें हमारे सामने हैं, हम उस तरह क्यों नहीं इम्प्लीमेंट करवा पाते? देखिए माजरत, पहली बात तो ये है कि अब जो कैंपेन होगी वो फॉर गुड होगी। हमने बेसिकली 3 कैंपेन इस वक्त शुरू कर रखी हैं और आपको ये बड़ा जान के हैरत होगी। हम एक चीज़ की निशानदेही मैं इस जवाब देने से पहले करना चाहूँगा। ये एक और रॉन्ग परसेप्शन, जैसा टारगेट का परसेप्शन आपने बताया, एक और बड़ा रॉन्ग परसेप्शन है कि जी ट्रैफिक पुलिस जो है वो सिर्फ मोटरसाइकिल वालों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करती है। मैंने इस पर भी एक छोटी सी स्टडी करवाई है और मैंने ये देखा कि कारों वाले, गाड़ियों वाले ज़्यादा रिस्पॉन्सिबली बिहेव करते हैं मोटरसाइकिल वालों को। रक्शे वाले सबसे ज़्यादा वायलेशंस करते हैं, उसके बाद दूसरे नंबर पे मोटरसाइकिल्स वाले हैं और उसके बाद कारों वाले आते हैं। तो ये भी गलत परसेप्शन एक जाता है कि जी कारों वालों के ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं होती और उनके ख़िलाफ़ होती है। कंपेन्स मुस्तकिल तौर पर चलेंगी और हम ज़ीरो टॉलरेंस पर चलेंगे। एकदम से साथ जाने का फ़ैसला किया गया। मीटिंग्स में मैंने कहा कि आप एकदम से ये, और दूसरा ये भी बहुत बड़ा ढिंडोरा पीटा गया कि जी टारगेट मिल गया। तो मैं उसको भी थोड़ा सा चाह रहा था कि ये बात ना हो। आपने क्लियर कर दिया है कि ऐसा कुछ नहीं, और अगर टारगेट पे पूरा उतरने लगे तो फिर तो चालान इस कदर होंगे। लेकिन ये है कि जो हमने स्पेस छोड़ी है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ में और शहरियों ने वो स्पेस ले ली है, हम चाहते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि 10 में से एक बंदा जो रूल्स की पासदारी कर रहा उसको लोग पागल कहें। बिल्कुल, हम डेविएंट बिहेवियर, रूल्स की पासदारी ना करने वाले को ही रहने देंगे। सही। जो रूल्स की पासदारी कर रहा है वो हमेशा अच्छा शहरी ही कहलाएगा। इसलिए हमने वो स्पेस जो छोड़ी है वो हमने रीगेन करनी है और इंशाल्लाह आपको बहुत जल्द ये फ़र्क नज़र आएगा इंशाल्लाह। शहरियों के ताउन के बगैर ये मुमकिन नहीं है। कोई छोटा सा मैसेज लाहौरियों के लिए हो? बस मैं शहरियों को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि जो हमारा ट्रैफिक कांस्टेबल है वो उनकी सहूलत के लिए खड़ा हुआ है, हमारा ट्रैफिक वार्डन जो है उनकी सहूलत के लिए खड़ा हुआ है। वो उसकी जान बचाना चाहता है। जब वो कहता है कि लॉ की पासदारी करें, वो उसका टाइम बचाना चाहता है, वो उसको सहूलत देना चाहता है। उसको अपना दोस्त समझें, बिल्कुल उसकी बात को सुने, उसके कहने पे अमल करें ताकि हम सब के लिए आसानियाँ पैदा हों और हमारा इमेज जो है पूरी दुनिया में, बिलखुसूस पाकिस्तान में और पूरी दुनिया में हमारा इमेज बेहतर हो इंशाल्लाह। और ये दोनों तरफ से ताउन के साथ ही मुमकिन हो सकता है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कीमती वक्त के लिए। नाज़रीन, हम चलते हैं एक ब्रेक की तरफ। ब्रेक के बाद ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे प्रोग्राम के इस हिस्से में। जी, फैशन के दिलदादा ख़वातीन जो हैं उनके लिए हम कुछ टिप्स भी शेयर करेंगे और फिर मौसम की तब्दीली के साथ जो पहनावों में तब्दीली आती है, कलर्स आपके बहुत मैटर करते हैं और आजकल तो ये सिलेक्ट करना कि आपको क्या पहनना है क्या नहीं, ट्रेंड में क्या चल रहा है, इतना मुश्किल हो चुका है क्योंकि आपको मार्केट जब जाएं तो हर चीज़ ही अवेलेबल है। फ्रॉक्स, शर्ट्स, लॉन्ग शर्ट आपको मिल रही हैं, तो आपके लिए डिसाइड करना जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है कि आपको क्या सूट करेगा, ट्रेंड क्या चल रहा है। ऐसा ना हो कि अगर आप कुछ पहन रहे हैं तो बिल्कुल आउट ऑफ द फैशन लग रहा है। ये चीज़ें किस तरह से आपके लिए आसान हो सकती हैं ये आपको बताने वाली हैं। स्टूडियो में हमारे साथ जो हमारी मेहमान मौजूद है, फैशन डिज़ाइनर हैं सायरा रिजवान, जिनके ड्रेसेस आप मुझे भी देखते हैं पहने हुए। आज भी मैंने उन्हीं का ही ड्रेस पहना हुआ है। तो अपनी मेहमान को खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है आपका? जी बिल्कुल ठीक ठाक। थैंक यू सो मच सायरा, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो मुझे ये बताइएगा, आज ये टाइम है कि आपके लिए डिसाइड करना कि ट्रेंड में क्या चल रहा है बहुत मुश्किल है, ऐसा क्यों है? जी बिल्कुल, क्योंकि बहुत ज़्यादा कंटेम्प्रेरी स्टाइल है, एवरीथिंग इज़ इन। आप शॉर्ट शर्ट्स भी पहन रहे हैं, वेस्टर्न फ्यूजन भी चल रहा है, ट्रेडिशनल भी साथ चल रहा है। तो आई थिंक वट एवर सूट्स यू। और ये जो फैशन स्टाइल है वो अब लोगों के लिए एक्सेसिबल भी बहुत ज़्यादा हो गया क्योंकि रेडी टू वेयर मार्केट में अवेलेबल है, सब वेराइटी है। तो वट एवर सूट्स ऑन योर स्किन टाइप, वट एवर सूट्स ऑन योर बॉडी टाइप, वो अच्छा लगता है। बिल्कुल आपने सही कहा। जो आप वैसे भी जब भी ड्रेसेस खरीदने जा रहे हैं तो आपको सबसे पहले जो चीज़ देखनी है कि मुझे क्या सूट कर
कर रहा है, आपकी पर्सनैलिटी को क्या सूट कर रहा है, आप वो चीज़ लेंगे तो आप अच्छे भी दिखेंगे। कुछ मौसम की तब्दीली के साथ एग्जैक्टली, जो चेंज क्योंकि ये फैशन भी मौसम की तब्दीली से भी फैब्रिक भी चेंज होता है, स्टाइल्स भी चेंज होते हैं, इसी तरह ओकेजन वाइज भी चेंज होता है कि नाइट का इवेंट है या मॉर्निंग का इवेंट है, दोपहर की शादी है तो किस तरह के कपड़े पहनेंगे, एंगेजमेंट क्या है तो किस तरह, तो ये सब चीज़ें डिक्टेट करती हैं आपके फैशन स्टाइल्स को। जुम्मे का दिन है तो लोग जो है वाइट कलर के साथ चुन्नी दुपट्टा कैरी करना पसंद करते हैं, कोई बिजनेस मीटिंग है तो दे वुड लाइक टू वेयर अ ट्रेडिशनल वो वेस्टर्न टॉप, कुछ फॉर्मल और पैंट्स के साथ, या कोई अगर शादी का इवेंट है या एंगेजमेंट इवेंट है तो गरारा, आजकल जैसे शादियाँ निकाह हो रहे हैं मस्जिदों में तो वो ऑफ वाइट थीम चल रही है, उनके साथ फ्लोई गरारास चल रहे हैं, तो यू नो द फैशन इज डिक्टेटेड बाय वेदर एंड बाय ओकेजन और इस तरह। तो अच्छा, कलर्स समर के मैं आपसे जानना चाहूँगी, ट्रेंड में कौन कौन से हैं? वो लोग जो कि लड़कियाँ ख़ास तौर पर जो कि ऑफिस जाती हैं या स्कूल कॉलेज गोइंग हैं, आप आजकल तो हमारी यूनिवर्सिटीज़ में भी कलर ही चल रहे हैं, तो कौन से कलर आप उनको रेफ़र करेंगी कि गर्मियों में अच्छे भी बहुत लगते हैं और उनको सूट भी करेंगे? गर्मियों में बेबी पिंक, पेस्टल्स, मतलब एक्वा हो गया, पीचेस हो गए, लाइट कलर बहुत अच्छे बहुत कूल लुक देते हैं वो, और ख़ुद भी अच्छे लगते हैं पहने में, एक्वा, सी ग्रीन्स, पीचेस, ये सब। और आजकल लाइलेक एक बहुत ज़्यादा ट्रेंड में था, उसके अलावा मस्टर्ड कलर बहुत इन है, तो लेकिन बॉडी टाइप के लिहाज से अगर आप देखें तो ये लाइट कलर्स हैवी सेट को सूट नहीं करते, क्योंकि वो आपके पे बॉडी कर्व्स वगैरह नज़र आते हैं काफ़ी, तो वो अगर आप हैवी सेट है तो आप प्रिंटेड में स्मॉल प्रिंट्स के साथ आप जो है ड्रेसेस लें, डार्क कलर्स में लें, सॉलिड कलर्स में पहने तो वो हैवी सेट को अच्छे लगेंगे। यंग गर्ल्स को तो सब कुछ अच्छा लगता है, वेदर इट्स अ फ्लोई फ्रॉक और शलवार कमीज, ट्यूनिक, जो भी सही। कट्स कितने मैटर करते हैं? आपको अपनी हाइट, अपना फिगर देख के कट डिसाइड करने हैं, या फिर आप लॉन्ग शर्ट भी पहन सकते हैं अगर आपकी हाइट बहुत ज़्यादा छोटी है या आप बहुत ज़्यादा टॉल हैं? क्या रेफ़र करेंगी? जो छोटे कद के लोग हैं उनको तो लॉन्ग लेंथ की शर्ट्स अच्छी लगती हैं हमेशा, क्योंकि इट गिव्स अ इल्यूजन ऑफ बीइंग लॉन्गर। और अगर जो जिनकी हाइट होती है तो उनको यू नो नीज तक की शर्ट ज़्यादा अच्छी लगती है, और लेकिन ये डिक्टेट होता है सारा फैशन की वजह से, जैसा भी ट्रेंड चल रहा है, तो लेंथ इतनी मैटर इस तरह नहीं करती, लेकिन कुछ एक बेसिक पैटर्न्स हैं, जैसे अगर आप थोड़ा हेल्दी सेट है तो आपको हॉरिजॉन्टल लाइंस अच्छी नहीं लगती हैं, आपको वर्टिकल लाइंस के कपड़े अच्छे लगते हैं, तो इस तरह की ये चीज़ें हैं, थोड़ी सी जो मतलब साइंस भी इसमें आ जाती है। हाँ, इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी होता है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, आपके कट्स हमने डिस्कस किए क्योंकि आपको मार्केट में बहुत ज़्यादा ऑप्शन मिलती हैं, आपके अपने ड्रेसेस में बहुत सारी ऑप्शन है कट्स को लेकर। कितने मैटर करते हैं कि आप अपने स्टाइल को देखते हुए, मतलब सम टाइम लोग कुछ ऐसी चीज़ें भी कैरी कर लेते हैं जो प्रॉपर उनको कैरी भी नहीं करनी आ रही होती हैं, तो आपने बस अच्छा दिखना है, डिफरेंट दिखना है, और उस चक्कर में आपने वो चीज़ कैरी कर ली है जो प्रॉपर आपको पता भी नहीं कि आपने किस तरह से उसको मेंटेन जी एग्जैक्टली। अभी रिसेंटली जैसे पेप्लम्स आए हुए थे, तो अगर कोई हैवी सेट की लार्ज साइज हैं तो उनको पेप्लम बिल्कुल सूट नहीं करते, बिकॉज वो छोटे वेस्ट और छोटे जो है वो लेंथ में फ्रॉक्स को पेप्लम कहते हैं। फिर उसके अलावा जो एसिमेट्रिकल कट्स हैं वो भी लार्ज साइज विमेन अगर अवॉइड करें पहनना तो अच्छा लगता है, क्योंकि वो उन्हें स्ट्रेट बल्कि ऐसे ड्रेसेस जो उनके बल्क्स को कवर कर लें। ये कुर्ताज, एयरलाइन शर्ट्स, ये कभी मुझे आउट ऑफ फैशन नहीं लगी हैं, हमेशा ये चीजें ट्रेंड में रही हैं, अभी भी लोग कैरी कर रहे हैं, क्योंकि वो डेली वेयर के लिए हैं बहुत ज़्यादा। आप इसे कह सकते हैं कि हर वक्त आप पहन सकते हैं। जो कट्स होते हैं वो थोड़ा सा मुश्किल होते हैं कैरी करना, वो स्मार्ट फिगर पे अच्छे लगते हैं या मीडियम साइज पे अच्छे लगते हैं। तो कुर्ताज और जो ट्यूनिक्स वगैरह है, लॉन्ग ट्यूनिक्स, वो तो एवर ग्रीन है ना,
सही आपने कहा। और उसको आपके लिए ये जो मौसम की हम बात करें कि गर्मी शदीद है, तो ये आपके पास बेस्ट ऑप्शन होती हैं। जिसको आप साड़ीज़, मैंने देखा आपके पास बहुत खूबसूरत है। जी जी, अभी रिसेंटली क्योंकि फ्लोरल ऑर्गेन्जा में प्योर ऑर्गेन्जा की साड़ी का बहुत ज़्यादा ट्रेंड आया हुआ था, तो हम लोगों ने भी बनाए उसके लिए। ऑर्गेन्जा की अलग काम वाली भी साड़ियाँ हैं। तो आजकल मतलब ये है कि जैसे फैशन अपने आप को रिपीट करता है ना, तो हर चीज़ रिपीट हो रही है। जैसे अनारकलीस चल रहे हैं, जैसे मुग़ल एरा के गरारे चल रहे हैं, फिर साड़ीज़ आ गई, ब्लॉक प्रिंटिंग आ गई, चुनरी आ गई, ये सारा कुछ जो है वो रिपीट हो रहा है। तो अच्छा भी लगता है। अच्छा, स्टफ कितना मैटर करता है? अगर आप कोई डिज़ाइन बना रही हैं, जैसा कि आप माशाल्लाह मैंने देखा है हर स्टफ का इस्तेमाल कर रही हैं, तो डिज़ाइन को देखते हुए स्टफ सिलेक्ट किया जाता है कि इस डिज़ाइन के ऊपर ये स्टफ जो है वो सबसे ज़बरदस्त रहेगा? एग्जैक्टली, क्योंकि जो अगर फ्रॉक्स बना रहे तो उसके लिए हम फ्लोई जो है फैब्रिक लेते हैं, जैसे जॉर्जेट्स हो गए, उसके अंदर प्योर सिल्क्स हो गए, इवन लॉन के अंदर अगर कैजुअल बना रहे हैं तो उसकी फॉल अच्छी है। ठीक है, साड़ी भी बनाएंगे तो ऐसे फैब्रिक में बनाएंगे, सिंगल जॉर्जेट हो गया जो फॉल अच्छी देगा। लेकिन अगर हमें प्रिंसेस स्टाइल के कैनकिन वाले ड्रेसेस बनाने हैं जिसमें जो है फ्लेयर ज़्यादा हो, तो उसके लिए हम रॉ सिल्क थोड़ा इम्पोर्टेड वाला लेते हैं कि ताकि वो इट गिव्स अ स्टिफ लुक और वो प्रिंसेस की तरह ज़रा फ्लेयर उसका आए। तो वो जो चॉइस ऑफ डिज़ाइन अलोंग विद द फैब्रिक, वो सब कुछ साथ साथ चलता है। सही है, आपने सही कहा। अच्छा, अपनी एज को देखते हुए, मतलब बहुत सारी ख़वातीन अब ऐसी हैं कि वो फ्रॉक्स वगैरह पहनना चाह रही हैं, फ्लेयर वाले फ्रॉक्स वगैरह पहनना चाह रही हैं, आपके पास भी ऐसे बहुत सारे कस्टमर आते होंगे, कैसे उनको डील करती हैं? बस वो क्योंकि लोग जो हैं वो कहते हैं कि जो ट्रेंड में है, या एक मॉडल की पिक्चर ले आते हैं कि ये इसको अच्छा लग रहा है तो बेसिकली मुझे भी अच्छा लगेगा, तो ये होता नहीं है। काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है ये उन्हें समझाना कि ये आपके जो है बॉडी टाइप है उस पर अच्छा नहीं लगेगा। तो कन्विंस करना पड़ता है काफ़ी दफ़ा, उन्हें थोड़े से वेरिएशन दे के बताना पड़ता है कि भाई ये आपके ऊपर सूट नहीं करेगा, ये सूट नहीं करेगा, आपके लिए ये ज़्यादा बेहतर है। एग्जैक्टली। ये भी इवन ऑनलाइन क्या होता है कि लोग अगर आप लोगों की पिक्चर्स फॉर एग्जाम्पल लगा के वो भेज देते हैं कि ये इनको जो साइज इन्होंने पहना हो ना वही मुझे भेज दे, अपना साइज नहीं देखते कि क्या है। तो वो हमें फिर उन लोगों से पूछना पड़ता है, डिस्कस करना पड़ता है। बिल्कुल। और ये मेरे ख्याल से फैशन इज ऑल अबाउट कि आपको सूट किया, अगर जो चीज़ आपको सूट कर रही है, वो चाहे कलर है, वो चाहे कट है, जिसमें आप खूबसूरत दिख रहे हैं, आपके लिए फैशन वही होना चाहिए। और मेरे ख्याल से अगर हम ड्रेसेस सारा के देखें, ये भी आपको यही चीज़ें देखते हुए और आपको गाइड भी इस तरह से किया जाता है कि आपके लिए कौन सी चीज़ सूटेबल है और आप उसमें किस तरह से देखेंगे। थैंक यू सो मच सायरा, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया एंड विश यू गुड लक। जिस तरह से आप डिज़ाइंस नए बना रही हैं, लोगों को पसंद आ रहे हैं, मजीद भी आगे पसंद आए। बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। नाज़रीन, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करते हैं, हमारे साथ ही रहिएगा। वेलकम बैक। सेगमेंट की तरफ चलते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं जी आज के भाव क्या हैं, सब्जियां मार्केट में किस कीमत पर मिल रही हैं। फरहान यामीन मार्केट में मौजूद हैं। जी फरहान। इंतज़ामिया की जानिब से जो आज रेट लिस्ट जारी की गई है उसके मुताबिक जो आलू दर्जा अव्वल उसकी कीमत में 2 रुपये कमी हुई है, 58 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त होगा। जो आलू दर्जा 2 में वो 51 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त किया जाएगा। आलू शुगर फ्री दर्जा अव्वल 40 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त किया जाएगा और जो शुगर फ्री आलू दर्जा 2 में वो 34 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त किया जाएगा। आलू सफ़ेद 30 रुपये फ़ी किलो, प्याज दर्जा अव्वल 33 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त होगी। प्याज दर्जा दोम 27 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त होगी। प्याज दर्जा सोम 23 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से आज मार्केट में फ़रोख्त की जाएगी। टमाटर दर्जा अव्वल 35 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त होंगे। टमाटर दर्जा दोम 29 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त होंगे। टमाटर दर्जा सोम 25 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त होंगे। लहसुन देसी 130 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त होगा। लहसुन हरनाई 155 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त किया जाएगा। अदरक चाइना 420 रुपये फ़ी किलो। खीरा देसी 42 रुपये और खीरा फार्मी भी 42 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त होगा। लसूड़े 62 रुपये फ़ी किलो। करेले 73 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त होंगे। पालक फार्मी 27 रुपये फ़ी किलो। आम कच्चा 21 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त होगा। मेथी जी बहुत शुक्रिया। फरहान हमारे साथ मौजूद थे। सब्जियां मार्केट में किस कीमत पर अवेलेबल हैं, फरहान ने हमें बताया। नाज़रीन, इसी के साथ ही प्रोग्राम का वक्त पहुंचे अपने इख्तिताम को। अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात करेंगे सेम टाइम पर। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।